हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? एंजॉय कर रहे हैं? चलिए बढ़िया। डेट्स एग्ज़ाम का एक्सटेंड होता जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अपने को तो पढ़ना है, पढ़ करके नॉलेज लेना है ना। और वो नॉलेज एग्ज़ाम में भी यूज़ हो जाएगा, बाद में तो अपने लाइफ में यूज़ होगा ही होगा। इसीलिए रिवाइज़ कीजिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए और अपने आप को और ज़्यादा शार्प कीजिए, अपना परफेक्शन और बढ़ाइए। इसलिए इसको लेकर के कोई परेशान होने का ज़रूरत नहीं है कि कितना डेट्स बढ़ रहा है। खैर, लिव इट। आइए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा स्टैट्यूटरी अपडेट्स के बारे में जो जीएसटी में आया है, जो हम लोग के इस एग्ज़ाम के लिए जो टर्म तो है मई, चाहे वो हो जून में, जुलाई में, अगस्त में, कभी भी हो एग्ज़ाम, उसके लिए हम लोग के लिए रेलिवेंट है। ओके, तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। जो आपका स्टैट्यूटरी अपडेट्स है जो कि एप्लीकेबल होगा फॉर योर एग्ज़ाम मई का या मई टर्म का, बोलिए जो हो कभी भी, उसके लिए हम लोग को अभी पढ़ाई करना है। ठीक है, तो आइए, हम लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है अब, दैट इज़ सबसे पहला चैप्टर सप्लाई के अंदर क्या चेंज है जो हम लोगों को ध्यान देना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सप्लाई में क्या चेंज आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टार्ट भी हुआ है तो एकदम अमृत से, है ना। अमृत मतलब लीकर, अल्कोहलिक लीकर। ए से अमृत, ए से अल्कोहलिक लीकर। बट अल्कोहलिक लीकर तो फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो तो गुड्स है ही नहीं जीएसटी में। यस, लेकिन आप कभी भी कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे जिसमें अल्कोहलिक लीकर का ट्रेड होगा, मतलब आप खरीदेंगे बेचेंगे लीकर, तो इन दैट केस उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो वो जब आप स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंस लेंगे तो उस लाइसेंस का जितना रुपया आप पेमेंट करेंगे, वो लाइसेंस के ऊपर क्या जीएसटी लगेगा? नहीं, क्योंकि अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एक्चुअली गुड्स नहीं है जीएसटी में, इसीलिए उसके ऊपर जीएसटी भी, मतलब उसके लाइसेंस फी पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे समझ लीजिए हम एक शॉप खोले, ठीक है, शर्मा दारू दुकान। ओके, नाउ आप बोलेंगे यही तो काम कर सकता है ये आदमी। खैर कोई बात नहीं, अगर हम ये शॉप खोले तो हमको एक ईयरली लाइसेंस लेना पड़ेगा। मान लीजिए 15 लाख रुपीज़ का हम पेमेंट किए गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंस लिए कि हम एक लीकर शॉप खोलना चाहते हैं। हम खोले लाइसेंस लेने के बाद, तो क्या 15 लाख रुपए का जो हम लाइसेंस फ़ी देंगे, उस लाइसेंस फ़ी पर जीएसटी लगेगा? नहीं, क्योंकि ये गुड्स ही क्या है, ये गुड्स नॉन जीएसटी गुड्स है, इसलिए इसके ऊपर में भी, इसके लाइसेंस फ़ी पर भी जीएसटी आपका नहीं लगेगा। क्लियर है? लेकिन हाँ, इसको छोड़ करके बाकी और जो कोई चीज़ का लाइसेंस देता है अगर गवर्नमेंट, तो उसके ऊपर जीएसटी है ना। जैसे टेलीकॉम लाइसेंस दे दिया आपका, टेलीकॉम लाइसेंस फ़ी जो भी लगेगा उसके ऊपर जीएसटी बनेगा, है ना। स्पेक्ट्रम लाइसेंस है, टेलीकॉम लाइसेंस है, माइनिंग लाइसेंस है, इन सब पर जीएसटी है, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब आपका जीएसटीएबल गुड्स है। लेकिन इसके ऊपर आपका जीएसटी नहीं होगा। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इंस्टीट्यूट का साइट पर ये नोटिफिकेशन है, आपका स्टैट्यूटरी अपडेट है, तो आप उसको डाउनलोड करके पूरा अच्छे से पढ़िएगा। मैं आपको जल्दी जल्दी इसमें जो चीज़ है वो समराइज़ करके बता देता हूँ। तो नोटिफिकेशन नंबर 25/2019 जो 39 को इशू किया गया था, वो ये बोलता है कि भाई आपका जो सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फ़ी और एप्लीकेबल फ़ी बाय वट एवर नेम कॉल्ड, है ना, ये आपका नीदर इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ना ही इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ना ही इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ये गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दिया। अब इसी के ऊपर एक सर्कुलर आया है। सर्कुलर एक, पता है ये इंटर डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन होता है, तो फिर एक सर्कुलर आया, मतलब स्टाफ जो हैं, जो जीएसटी के स्टाफ हैं, उनके लिए सर्कुलर आया कि भाई हम जो एग्जेम्प्ट किए हैं वो सिर्फ लीकर, अल्कोहलिक लीकर के लाइसेंस को के ऊपर जो चार्जेस आ रहा है उसको हम एग्जेम्प्ट किए, ना कि कोई और चीज़ों पर।
है ना। वो उस केस में इसको यहाँ पर स्ट्रेट अवे एक्सप्लेन भी कर दिया कि भाई कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ लीकर का जो लाइसेंस फी है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं सप्लाई में फिर दूसरा क्या चेंज आया। तो ये जो चेंज है ये क्या बोल रहा है, ये चेंज एक्चुअली में चेंज नहीं है, ये सिंपली एक सर्कुलर है, मतलब एक्सप्लेनेशन है। क्या एक्सप्लेनेशन है भाई, सिंपल सा चीज़ पहले भी जानते हैं, सप्लाई के डेफिनेशन में सप्लाई हो तो कंसिडरेशन होना चाहिए, है ना, कि भाई कोई कोई कुछ काम करे तो फिर हमको पैसे मिले, तो ये सप्लाई है ना। अगर कोई हमको गिफ्ट करता है तो सप्लाई नहीं है, क्योंकि गिफ्ट तो विदाउट एनी कंसिडरेशन है, तो गिफ्ट इज़ नॉट अ सप्लाई। तो इसीलिए कोई काम करे, मतलब हम कुछ गुड्स आपसे खरीदे, हम कुछ सर्विसेज आपको दिए, तो दिस शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई, ना कि हम कुछ गिफ्ट कर दिए किसी को तो सप्लाई है। तो सेम उसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन है कि भाई कोई आदमी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, डोनेट करता है, ओके, या फिर गिफ्ट देता है। कोई आदमी अगर किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को कुछ डोनेट किया या गिफ्ट किया, तो बहुत बार चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन उस आदमी का नाम लिख देता है उधर। आप भी देखे होंगे, कोई मंदिर में गए तो उधर लिखा रहता है कि इनके सौजन्य से, कोई धर्मशाला में गए तो लिखा रहता है कि भाई इनकी याद में, या फिर कोई और भी आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो देखते हैं एक रूम के सामने लिखा रहता है कि भाई डोनेटेड बाय मिस्टर दिस एंड दिस इन द मेमोरीज ऑफ, कोई अपना बेटा या फिर पिताजी या किसी और फैमिली मेम्बर के मेमोरीज में डाल देता है। तो दीज आर नथिंग बट डोनेशंस। तो बोलता है कि अगर इस तरह का डोनेशन और गिफ्ट हुआ है, ठीक है, तो क्योंकि ये सप्लाई नहीं है इसीलिए इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। बट उसके साथ साथ एक चीज़ और बता दिया, बोला अगर इस नाम को लिखे हुए पर, प्लेट पे नाम लिखा हुआ है, इसको अगर आप ऐसा समझते हैं कि दिस इज़ एन एडवर्टीजमेंट ऑफ अ बिजनेस, इन दैट केस दिस शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई, है ना भाई। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी तो होना ही चाहिए ना, वो भी तो सप्लाई के डेफिनेशन में है। तो बोलता है कि अगर ये माना जाएगा कि आप, मतलब जिस आदमी का नाम लिखा हुआ है उससे उसका बिजनेस का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तो इन दैट केस इसको सप्लाई माना जाएगा। बट अगर ऐसा कुछ नहीं दिखता है तो दिस शुड नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो ये अगर नहीं भी रहता तो बहुत सिंपल था, ये आ गया तो थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। क्यों? क्योंकि गौर कीजिए, ये जो नोटिफिकेशन दिया है ये बोलता है कि किसी इंडिविजुअल डोनर से अगर गिफ्ट या डोनेशन मिलता है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब किसी इंडिविजुअल डोनर से, तो कन्फ्यूज़न होता है कहीं कहीं पर कि भैया इंडिविजुअल, इसका मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, अगर वो किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को गिफ्ट करेगा तो फंस गए। यहाँ तो सिर्फ इंडिविजुअल डोनर लिखा है ना, बट ऐसा नहीं है। सिंपल सा चीज़ है, ये अगर नहीं भी रहता तो जनरल डेफिनेशन ऑफ सप्लाई तो एग्जिस्ट करता ही है। ये सिंपली एक क्लैरिफिकेशन दे दिया, क्योंकि इन जनरल इंडिविजुअल ही डोनेट करते हैं, है ना, और इन जनरल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को ही डोनेशंस जाता है, इसीलिए क्या है कि इसको कवर किया है अलग से। अदरवाइज़ और भी अगर हम देखें तो दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन अगर विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब विदाउट एन इंटेंशन ऑफ गेटिंग देयर प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइज्ड, अगर ऐसा कोई डोनेशन देते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट एट ऑल टैक्सेबल। समझ रहे हैं? तो इसको हम लोग उसी के हिसाब से समझ करके चलेंगे। बाय द वे यहाँ पर सिर्फ लिखा है कि अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कोई इंडिविजुअल किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को कुछ डोनेशन या गिफ्ट करता है तो दैट इज़ नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई। बट इन जनरल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करे, अगर वहाँ पर ध्यान देना है, ये नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन नंबर 160 सर्कुलर नंबर, नोटिफिकेशन बोल दिए सॉरी, सर्कुलर नंबर 116/35/2019 जो 11/10/2019 को इशू किया गया, ठीक है, ये इंडिविजुअल और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के ही बारे में बात किया। ऑल्दो अगर और कोई भी देता है कुछ गिफ्ट या डोनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को विदाउट एनी इंटेंशन, ठीक है, कि भाई कोई कमर्शियल इंटरेस्ट या इंटेंशन अगर नहीं हो, तो दैट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। बात समझ में आया? तो ये बहुत क्लियरली समझा दिया सो दैट कि अपने को कन्फ्यूज़न नहीं हो।
गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, क्या चेंज है, ठीक है, हमारे इस एग्ज़ाम के लिए। तो वो है चार्ज ऑफ जीएसटी। चार्ज ऑफ जीएसटी में अगर हम बात करें तो चार्ज मतलब किस रेट से जीएसटी लगना चाहिए, किस पर क्या लगेगा, किस पर सेस लगेगा, किस पर क्या, मतलब पूरा जो फॉर्मेट है जीएसटी के लेवी का वो है चार्ज ऑफ जीएसटी, है ना। तो अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन 10 है कॉम्पोजिशन स्कीम, है ना। हमको पता है कॉम्पोजिशन स्कीम में हम लोगों को कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, कम टैक्स देना पड़ता है ना। 1% का टैक्स या फिर 5% का टैक्स, और सर्विसेज है तो 6% का टैक्स हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, और प्रोवाइडेड वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो। तो उस तरीके से किस किस चीज़ में हम लोगों का कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं लिया जा सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये तो पहले ही था आइसक्रीम, है ना, या फिर अदर एडिबल आइस, ठीक है, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, ठीक है। तो कोई भी आइसक्रीम हो, चाहे उसमें कोको मिला हो या ना मिला हो, ठीक है, वो तो उसके ऊपर में आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं जाना था। पान मसाला, इसके ऊपर में भी कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं जाना था। और टोबैको एंड टोबैको प्रोड्यूस या सब्सटीट्यूट्स, इसके ऊपर में भी आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं जाना है। इसके ऊपर में आपको जनरल स्कीम, नॉर्मल स्कीम में ही रहना है। बट यहाँ पर क्या आ गया और ऐड कर दिया इसमें एरेटेड वाटर, है ना। एरेटेड वाटर क्या होता है हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना। तो वो वाटर जिसमें क्या है, बैलेंस करने के लिए मिनरल्स एंड विटामिन से सबका सब चीज़ का कुछ ना कुछ कॉम्पोजिशन मिक्स कर दिया जाता है। मतलब एकदम नेचुरल वाटर नहीं है वो वाटर, क्या है, थोड़ा कुछ उसमें मिक्स किया हुआ है और उसको एकदम बैलेंस कर दिया गया है, ठीक है। ऐसे जो हम लोग बिस्लेरी या फिर नॉर्मल अगर हम लोग वाटर पीते हैं वो वाटर नहीं है, ठीक है। ये वाटर है एरेटेड वाटर, इसमें बहुत कुछ बैलेंस करके हम लोग डालते हैं, ठीक है। तो उस वाटर, मतलब ऐसे भी अगर आप देखे होंगे तो कोई बॉटल मिलता है 60 रुपीज़ का, कोई मिलता है 90 का, ऐसे 120 का, 150 का भी। सिनेमा हॉल में जाएंगे तो आपको हाफ लीटर का बॉटल 60 रुपीज़ में मिलेगा, इज़न्ट इट। तो उस केस में ये सब वाटर एरेटेड वाटर होता है, मिक्स किया हुआ रहता है, उसमें बैलेंस किया हुआ रहता है, ठीक है, मिनरल्स एंड ये सब। तो उसके ऊपर में भी अब क्या है, कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं हो सकता है। मिनरल वाटर का जो काम कर रहा है नॉर्मल, उस पे है कॉम्पोजिशन, लेकिन एरेटेड वाटर नहीं कर सकते। ऐसे ये सब का नाम भी हम लोग सुने थे ना, पैट सीएमसी में, है ना। पैट सीएमसी मतलब सेस जिसमें लगता था, याद है ना, पैट सीएमसी सेस लगता था हम लोगों का। पी से हो गया पान मसाला, है ना। ए से एरेटेड वाटर, ठीक है। टी से हो गया टोबैको एंड टोबैको सब्सटीट्यूट्स। भाई पान मसाला अलग है ना, है ना। पान मसाला हुआ जिसमें जर्दा नहीं मिला हुआ है, जो गुटखा नहीं है ना। लेकिन अगर हम बात करें तो वो टोबैको हो जाता है, या टोबैको मैन्युफैक्चर टोबैको सब्सटीट्यूट्स में आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या बोले, पैट, पी हो गया पान मसाला, ए हो गया एरेटेड वाटर, टी हो गया टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्सटीट्यूट्स, ठीक है। सी हो गया आपका कोल एंड लिग्नाइट, एम हो गया आपका मोटर व्हीकल्स, है ना। और सी हो गया आपका फिर से अगर देखें तो सिगरेट, चुरुट एंड हुक्का, ये सब हो गया आपका सी। इसमें भी बहुत सारा सब डिविजन्स है, उस लिस्ट ये सब को हम लोग को याद नहीं करने का है, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है, इन सब पर सेस लगता है, एडिशनल सेस, तो वो एक अलग प्रोविज़न है। और यहाँ पर इन 3 चीज़ों को कवर किया गया और एक ऐड कर लिया गया। उधर तो वो 6 था, इधर ये 4 हो गया अब, ठीक है। इन पर कॉम्पोजिशन का बेनिफिट नहीं लिया जा सकता है, और उधर क्या है, सेस लगता है, एडिशनल टैक्स लगता है, ठीक है। तो एरेटेड वाटर भी इधर आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं रिवर्स चार्ज में, है ना। कुछ एक चेंजेस आया इधर, क्या है, अभी देखिए, जो ऑथर है, जो म्यूजिशियन हैं या फिर जो सिंगर हैं, ये लोग आर्टिस्ट हैं, है ना। आर्टिस्ट लोग के ऊपर में रिवर्स चार्ज था, ठीक है। जो पुराना था, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो पुराना था क्या, पुराना था कि भाई कोई भी म्यूज़िक कंपोज़र है, फोटोग्राफर है, आर्टिस्ट है, ये लोग सब के सब जो हैं,
ये अपना कोई भी आर्ट वर्क जो है काम किए, कोई गाना लिखा, गाना लिख करके किसको दे दिया, फिर किसी न किसी म्यूज़िक कंपनी को दे दिया, म्यूज़िक कंपनी टी सीरीज़ फिर उस पर्टिकुलर गाना को पूरा का पूरा तरीके से अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड करके फिर उसको बाज़ार में मार्केट करेगा। तो ये हो गया क्या, टी सीरीज़ हो गया एक्चुअली क्या, एक सप्लायर। साथ ही साथ वो जो आर्टिस्ट है जो गाना लिखा है ना, लिरिसिस्ट, वो भी तो एक सप्लायर ही है ना। लेकिन यहाँ क्या बोलता है कि वो सप्लायर जो आर्टिस्ट है वो अपना काम करके दे दिया किसको, म्यूज़िक हाउस को, है ना। और म्यूज़िक हाउस उससे म्यूज़िक बना करके बेचा, तो म्यूज़िक हाउस जो बाज़ार में बेचेगा उससे जीएसटी लेगा। लेकिन जो आर्टिस्ट है वो आर्टिस्ट किससे जीएसटी लेगा, म्यूज़िक हाउस से। लेकिन नहीं, वहाँ पर क्या था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म था, जिसमें क्या था कि भाई वो जो पब्लिशर हाउस है या फिर वो जो म्यूज़िक कंपनी है वही रिवर्स चार्ज बेसिस पर जीएसटी देगी, आर्टिस्ट लोग को रजिस्ट्रेशन कराने का ज़रूरत नहीं है। ये रूल था हम लोगों का पहले। इज़ दिस क्लियर? अभी भी रूल लगभग वही है, बट उसमें फ़र्क क्या आया है, बोलता है जो ऑथर हैं, जो बुक लिखते हैं और बुक लिख करके अगर पब्लिशर को दिए हैं तो इनके पास भी तो रिवर्स चार्ज का ही ऑप्शन था, है ना। कि ऑथर्स भी जो बुक लिखते हैं वो बुक ऑथर लिखे, पब्लिशिंग हाउस को दिए, पब्लिशिंग हाउस उसको पब्लिश किया और पब्लिश करके बाज़ार में बेचा। इज़ दिस क्लियर? अब ऑथर चार्ज करेगा रॉयल्टी किससे, आई मीन कॉपीराइट रॉयल्टी, ये चार्ज करेगा कॉपीराइट का रॉयल्टी फ्रॉम द पब्लिशिंग हाउस। मान लीजिए हमने एक किताब लिखा, उस किताब का 10 लाख रुपया हम टैक्समैन पब्लिशर्स को हम वो किताब दे दिए, छाप करके आप बेचो, और उससे 10 लाख रुपया हम अपना फ़ी ले लिए। क्लियर है? वो हमारे लिए रॉयल्टी हो गया। अब क्योंकि हमने सर्विसेज दिया, बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर, आई विल चार्ज जीएसटी फ्रॉम द पब्लिशिंग हाउस, isn't it? And publishing house shall print books and sell it in the market, and वो जितना सेल वैल्यू जनरेट करेगा बाजार से उसमें जीएसटी लेगा, किन से, जो भी बुक्स खरीदेंगे उनसे। क्लियर है? तो इन दैट केस और आईटीसी ले लेगा मेरे का, मैं जो पब्लिशिंग हाउस है हमको जो जीएसटी दिया उसका आईटीसी ले लेगा। बट यहाँ पर क्या है, पहले ये था रिवर्स चार्ज में, पहले क्या था ये रिवर्स चार्ज में, मतलब द ऑथर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम द पब्लिशिंग हाउस, है ना, इन द सेम मैनर लाइक कंपोजर या फिर और कोई भी आर्टिस्ट। वैसे ही ऑथर वाज आल्सो नॉट लाइबल टू, दिस वाज आल्सो कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बट अभी क्या है, दिस हैज़ बिकम ऑप्शनल, है ना, ऑप्शनल फॉर एन ऑथर। ऑथर हैज़ अ राइट, ठीक है, टू डिसाइड क्या, कि भाई मेरे को कलेक्ट करना है क्या जीएसटी उनसे, पब्लिशिंग हाउस से कलेक्ट करना है। अगर ऑथर ये डिसाइड करता है कि यस आई विल कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम द पब्लिशिंग हाउस, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है ऑथर के पास, देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज नॉट मैंडेटरी इन दिस केस। मतलब ऑथर के पास क्या है कि भाई उसको मन करे तो वो खुद से ही पब्लिशिंग हाउस से जीएसटी लेगा और सरकार को दे देगा, या फिर बोल देगा भाई हम कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, आप खुद रजिस्ट्रेशन कराइए, पब्लिशिंग हाउस को बोलेगा, और फिर पब्लिशिंग हाउस को ही बोलेगा आप जीएसटी कलेक्ट करके पेमेंट कर दो। बात समझ रहे हैं? तो ये ऑप्शन हम लोगों का ऑथर के पास अवेलेबल है। क्लियर है? तो ऑथर रिवर्स चार्ज में भी जा सकता है, ऑथर फॉरवर्ड चार्ज में भी जा सकता है, ठीक है। However, an author can choose to pay tax under forward charge. तो he has an option to pay tax on forward charge basis. ठीक है, अभी वो अगर फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा तो रजिस्ट्रेशन भी कराएगा, और अगर रजिस्ट्रेशन कराएगा तो नो प्रॉब्लम, रजिस्ट्रेशन कराओ, प्रॉपरली डिक्लेरेशन दो, चलेगा। ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन कराएगा, है ना, और एक डिक्लेरेशन फाइल करेगा। ठीक है, कि भाई हम फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाह रहे हैं, हम रिवर्स चार्ज में नहीं जाना चाह रहे हैं। रिवर्स चार्ज होता तो वो कंसिडर करता उसको, नहीं, हम खुद इसके ऊपर जीएसटी पेमेंट करेंगे, अपने ऑप्शन का डिक्लेरेशन वो दे देगा। बात समझ में आया? तो ये आपका सेकेंड अमेंडमेंट है लेवी में, है ना।
तो पहला क्या था कि भाई एरेटेड वाटर भी कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता है, एरेटेड वाटर का जो बिजनेस कर रहा है तो। और दूसरा हम लोग देखें कि ऑथर के पास एक ऑप्शन आ गया, वो मन करेगा तो फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा, मन करेगा तो रिवर्स चार्ज में जाएगा। बात समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, कौन कौन सा नया सर्विसेज इंक्लूड हुआ है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, न्यू सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसमें और कौन कौन सा सर्विसेज ऐड हुआ है इसको हम लोग भी ध्यान से समझते हैं। बहुत सारा था, देखिए सीरियल नंबर 14 तक तो था ही, हम लोग पढ़ चुके हैं। 15 यहाँ पर एक और आया है, आइए देखते हैं क्या है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग अ मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड टू अ बॉडी कॉरपोरेट। ठीक है, तो अगर हम अपना कार बॉडी कॉरपोरेट को लेट आउट कर रहे हैं और बॉडी कॉरपोरेट से कार का भाड़ा ले रहे हैं, फेयर ले रहे हैं, तो उस केस में क्या इसके ऊपर जीएसटी आएगा? यस आएगा। ठीक है, लेकिन अगर बॉडी कॉरपोरेट को हम ये दे रहे हैं तो अब ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में चला गया, अब हमको उससे नहीं लेना है जीएसटी, रैदर हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे और जीएसटी कौन लेगा? बॉडी कॉरपोरेट लेगा, नहीं सॉरी, अपने जमा करा देगा, किसको? गवर्नमेंट को। तो रिवर्स चार्ज में बहुत डिस्कशन नहीं चाहिए, आई नो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिवर्स चार्ज। तो इन दैट केस यहाँ पर अगर हम अपना कार किराया किसी कंपनी को दे रहे हैं किराए पर, तो इन दैट केस कंपनी हमको जीएसटी नहीं देगा, रादर खुद जमा कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज एनी बॉडी कॉरपोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल सर्विसेज, एंड ये रिवर्स चार्ज में उसके पास आएगा, बट कुछ कंडीशंस है। एनी पर्सन हु इज द सप्लायर, हु इज द पर्सन प्रोवाइडिंग दिस सर्विस, मतलब जिसका कार है वो ओनर ऑफ द कार हम बोल सकते हैं इन जनरल। ठीक है, तो द एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉरपोरेट, है ना, मतलब यहाँ पर क्या है, अगर एक बॉडी कॉरपोरेट का काम ही है टैक्सी हायर करना और वो दूसरे बॉडी कॉरपोरेट को अगर अपना टैक्सी देता है तो उसके ऊपर में फॉरवर्ड चार्ज होगा। लेकिन एक इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म अगर ये अपना गाड़ी किराए पर देता है किसी कंपनी को, तो इन दैट केस यहाँ रिवर्स चार्ज होगा। तो वही बोल रहा है यहाँ पर, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉरपोरेट। ठीक है, हु इज पेइंग सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 2.5%। ठीक है, ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल विथ इनपुट टैक्स क्रेडिट ओनली ऑफ इनपुट सर्विस इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये क्या बोल गया, थोड़ा सा समझते हैं। एक्चुअली क्या रेट्स तो हम लोग को बहुत पढ़ना नहीं है ना, इस रेट के चलते थोड़ा सा पंगा हो रहा है। ठीक है, तो समझ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। क्या है कि अगर समझ लीजिए कि कोई बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी पर्सन है जो अपना कार को, अपना व्हीकल को लेट आउट कर रहा है, पैसेंजर का मोटर व्हीकल है जिसको लेट आउट कर रहा है। ठीक है, तो ही हैज़ टू ऑप्शंस। पहला क्या कि वो 12% के रेट से जीएसटी दे, दिस इज जनरल। हाँ, वही हम लोग बहुत ज़्यादा रेट्स हम लोग को पढ़ना नहीं है इंटरमीडिएट लेवल पर, इसलिए बहुत डीप में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 12% के हिसाब से उसको देना है। अगर हम 12% का जीएसटी कलेक्ट करके सरकार को देते हैं तो इन दैट केस आई एम एलिजिबल टू गेट आईटीसी ऑन ईच एंड एवरी इनपुट्स, ईच एंड एवरी से इनपुट सर्विसेज एंड एज वेल एज इनपुट कैपिटल गुड्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये है 12% का। अगर हम जीएसटी पेमेंट करते हैं तो हम, मेरे पास में इनपुट का अवेलेबिलिटी है कि हम आराम से सब चीज़ का इनपुट्स ले सकते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हम 12% में नहीं जाना चाहते हैं तो हम 5% में जाते हैं। 2.5 मतलब 2.5 सीजीएसटी एंड 2.5 एसजीएसटी, है ना, तो 5 हो गया ना। ओके, तो क्योंकि हम लोग का बेस है सीजीएसटी को हम लोग बेस बना करके चलते हैं, तो इसलिए सिर्फ सीजीएसटी का आधा ही रेट लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली इट इज़ इम्प्लाइड कि बाकी का आधा एसजीएसटी होगा, है ना। तो क्या है कि भाई आप 5% में भी जा सकते हैं। 5% में कैसे जाएंगे, तो बोलता है अगर आप 5% में जाएंगे तो उस केस में आपको आईटीसी सबके सब चीज़ का नहीं मिलेगा, तो फिर आपको आईटीसी सिर्फ और सिर्फ उसी तरह के बिजनेस का इनपुट्स में मिलेगा जिस तरह का बिजनेस में आप डील कर रहे हैं।
जैसे आइए यहाँ क्या लिखा है एक बार देखते हैं समझने के लिए। बोलता है एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट हु इज पेइंग CGST एट द रेट ऑफ 2.5% ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल विथ इनपुट टैक्स क्रेडिट ओनली ऑफ इनपुट सर्विस इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो भाई मोटर व्हीकल को किराए पर देना इज अ सर्विस। ओके, तो वैसा ही इनपुट का सिर्फ सर्विसेज आप ले सकते हैं, का आईटीसी ले सकते हैं, वैसे ही इनपुट सर्विसेज का आईटीसी आप ले सकते हैं। ठीक है, जो आपके सेम लाइन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड हो, है ना। मतलब हम किसी से टैक्सी किराए पर लिए और आपको टैक्सी लेट आउट कर दिए, तो इस केस में हमने जो भी टैक्सी किराए पर लिया उसको जीएसटी देंगे, और हम आपको टैक्सी लेट आउट किए हैं तो आपसे भी जीएसटी लेंगे, तो हमको आईटीसी मिलेगा। बट नाउ आई एम नॉट एलिजिबल टू गेट आईटीसी ऑफ रिपेयरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, नहीं मिलेगा मेरे को। क्यों? क्योंकि ये इनपुट सर्विसेज नहीं है उसी तरह के बिजनेस का। हाँ, अगर हम 12% का जीएसटी पे करते तो फिर हमको क्या होता, तो फिर हमको पूरा का पूरा सब चीज़ का आईटीसी मिलता, लेकिन यहाँ पर आईटीसी में रेस्ट्रिक्शंस है। इज दिस क्लियर? चलिए, तो यहाँ क्या बोल रहा है, किसके पास ये नया रिवर्स चार्ज का ऑप्शन आया, ऑप्शन क्या, सॉरी, ये रिवर्स चार्ज आ गया पूरी की पूरी तरीके से। वो जो मोटर व्हीकल प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी कॉरपोरेट को, उस केस में बॉडी कॉरपोरेट उस पर जीएसटी देगा, प्रोवाइडेड जो सर्विस प्रोवाइडर है वो 2.5% वाले जीएसटी में ही मूव करता था। ठीक है ना, 12% वाले में नहीं था, है ना। 12% वाले में अगर होगा तो उसको रिवर्स चार्ज का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। रिवर्स चार्ज का सिर्फ किसको है, जो 2.5 मतलब 5% वाले ऑप्शन में अपना मोटर व्हीकल को लेट आउट करता था। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, भाई ये है आपका लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या हुआ, भाई आप उधार में दे रहे हैं क्या, अपना शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, हम शेयर्स के हिसाब से देखते हैं। मान लीजिए बाज़ार बहुत गिर रहा है ना, बाज़ार बहुत गिर रहा है, तो हमने क्या किया, सुबह सुबह शेयर्स बेच दिया। क्या सोच करके कि भाई सुबह सुबह दाम है 1000 रुपीज़, हमने उसको बेच दिया। तो 1000 रुपीज़ में अगर हमने बेचा ये सोच करके कि शाम तक इसका दाम 900 हो जाएगा। मान लीजिए शाम तक इसका दाम 900 हो गया, तो क्या होगा, इन द इवनिंग, मतलब एक्सक्यूज मी, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट, है ना, क्या हुआ कि हमने उन सब शेयर्स को बेच दिया 900 में, सॉरी खरीद लिया 900 में। सुबह सुबह क्या किया था, हमने सुबह सुबह उसको बेच दिया था। मेरे पास था नहीं, क्योंकि हम लोग को तो पता ही है शेयर मार्केट में डिलीवरी तो T+1 होता है, आज बेचे तो कल देना है, तो हम शाम को खरीद लेंगे, हो जाएगा काम, है ना। तो हम क्या किए, हम शेयर्स को सुबह ही बेच दिए 1000 में, और शाम को शेयर्स खरीद लिए 900 में। क्या हुआ रिजल्ट ये हुआ कि भाई हमको 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। बेचे 1000 में, खरीदे 900 में, 100 रुपये का प्रॉफिट। अग्री? चलिए, अब क्या है कि 1000 में तो बेच दिए, बट खरीदे 900 में नहीं। रैदर क्यों? क्योंकि खरीदे 900 में नहीं, सॉरी, शाम को उसका जो दाम है उसका दाम बढ़ गया और बढ़ करके 1100 हो गया। अब अगर खरीदने जाएंगे 1100 में तो लॉस हो जाएगा, फंस गए। क्या करें, सुबह सुबह बेच दिए। मेरे दिमाग में ये है कि 2-4 दिन में इसका दाम कम होगा ही होगा। 2-4 दिन में इस कंपनी के शेयर का दाम कम होगा ही होगा, कुछ भी कर लो, मेरा ऐसा सोचना है। ठीक है, तो इन दैट केस लग रहा है यार अभी 1100 में खरीदेंगे, 1000 में बेचें तो 100 का लॉस हो जाएगा। चलो किसी से लोन में शेयर्स मांग करके शेयर मार्केट को दे देते हैं, है ना। तो हम क्या किए, अपने दोस्त के पास गए, ये लोन में शेयर्स उसका ले लिए, बोले यार 1 हफ्ता के लिए दो, मेरे को शेयर्स का ज़रूरत है। हम शेयर्स उससे ले लिए
और ले करके इसको स्टॉक मार्केट में दे दिए। तो स्टॉक मार्केट को तो शेयर मिल गया और हमने अपने दोस्त से उधार लिया शेयर्स। क्लियर? अब 4 दिन बाद 5 दिन बाद उस कंपनी का दाम गिर करके 900 रुपये आ गया। 900 है, 850 है, कुछ भी आ गया। अब हम क्या किए, हम मार्केट से शेयर्स खरीद लिए। ठीक है, आ गया मेरे पास शेयर्स और हम अपने दोस्त को वो शेयर्स दे दिए। क्या हुआ इससे फ़ायदा हमको? बीच में लॉस हो सकता था लेकिन वो लॉस से हम बच गए। कैसे बच गए? हमने शेयर्स भाई उधार में ले लिया, उधार में लेकर के डिलीवरी दे दिया। इसको आप पढ़े भी हैं, है ना, इनकम टैक्स में भी पढ़े होंगे। तो अब उसको हम इधर क्या करें, कैसे करें? तो यहाँ 2-3 पॉइंट है, उसको हम लोग को ध्यान देना है। ये चीज़ तो समझ में आ गया कि शेयर कैसे उधार में, क्यों उधार में लिया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या है, अब हम क्या मांगते फिरेंगे क्या कि भाई तेरे पास शेयर है क्या, तेरे पास शेयर है क्या, तेरे पास इस कंपनी का शेयर है क्या? ऐसे हम किसके पास जा कर के मांगेंगे और एक दिन में हमको कैसे पता चलेगा कि किसके पास किस कंपनी का शेयर है? तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि ये बाज़ार में तरीका प्रेवलेंट है, इसीलिए सेबी ने एक सिस्टम बनाया। सेबी ने सिस्टम बनाया और सेबी के पास लेंडर का लिस्ट रहता है, लेंडर ऑफ शेयर्स का लिस्ट रहता है। इफ़ यू हैव शेयर्स, मान लीजिए आपके पास 2000 शेयर्स है एंड यू विश कि भाई मेरा शेयर्स भी क्या हम कर सके, हम किसी को लोन में दे सके। देखिए भाई, कैश और चेक से तो बहुत लोन का काम होता है, शेयर्स भी लोन में दिया जाता है। तो आप अपना शेयर्स भी लोन के रूप में दे सकते हैं। तो यू मे गिव दो शेयर्स टू द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आई मीन सॉरी, सेबी का स्कीम के तहत, सेबी के स्कीम के तहत आप स्टॉक एक्सचेंज को अपना शेयर से सब इस तरीके से लेंडिंग के लिए ऑफर कर सकते हैं। तो क्या होगा इससे जो आदमी बोरोवर होगा वो बोरोवर क्या करेगा, जैसे हम ही हैं, सुबह सुबह बेच दिए शेयर्स। ठीक है कि भाई 1000 में बेच दिए, लगा था कि दाम कम हो जाएगा, लेकिन शाम को दाम कम नहीं हुआ। तो डेफिनेटली हमको या तो शेयर बाजार से खरीदना पड़ेगा या फिर मेरे पास ऑप्शन है, आई शुड बोरो शेयर्स फ्रॉम समवन और फिर डिलीवरी दे दो। उस केस में अभी क्या है कि हम एट द एंड ऑफ द डे मेरे को समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें क्या नहीं करें। अब हम क्या करें, किसके पास जाएं और जा करके शेयर मांगे? बोला टेंशन नहीं है, देयर इज़ अ मैकेनिज्म, आप जाइए स्टॉक एक्सचेंज में ही उसको कैरी फॉरवर्ड करा लीजिए। कैरी फॉरवर्ड करा लीजिए मतलब क्या है कि देर आर मेनी लेंडर्स एक्चुअली। स्टॉक एक्सचेंज ऑटोमेटिकली जो भी लेंडर है उसका शेयर्स लेगा और ले करके आपका डिलीवरी कर देगा। मान लीजिए आपसे कौन शेयर खरीदा, यू डोंट नो, यू हैव सोल्ड शेयर ओवर इंटरनेट या फिर थ्रू एनी एजेंट, और एजेंट भी किसको बेचा है, नो वन नोज, बिकॉज सब कंप्यूटर में होता है, हु इज़ द परचेजर, हु इज़ द सेलर, कोई को कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तो आपने शेयर्स बेच दिया, नाउ यू नीड टू गिव डिलीवरी। ठीक है, अब क्या करेंगे आप स्टॉक एक्सचेंज के ही थ्रू आप बोरो कर लेंगे शेयर्स। किससे बोरो किए क्या किए नहीं पता, तो बोरो करके डिलीवरी दे देंगे आप स्टॉक एक्सचेंज को। दे दिया डिलीवरी, क्या फ्री में होगा? कोई काम फ्री में नहीं होता है दुनिया में। तो इन दैट केस इसके लिए आपको चार्जेस देना पड़ेगा। तो आपने ये चार्जेस दिया, ठीक है, यू आर अ बोरोवर, आपने ये चार्ज दिया किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। नाउ स्टॉक एक्सचेंज वो चार्ज ले करके किसको दे देगा? ये वो लेंडर को दे देगा। लेंडर भी फ्री में काम थोड़ी कर रहा है। लेंडर भी जो शेयर्स ऑफर किया हुआ है उसको क्या करेगा, वो ऑफर कर दिया शेयर्स, रजिस्टर करा लिया अपना शेयर्स, वो जिसको भी उसका शेयर्स लेंडिंग में गया हुआ है उसका चार्जेस मिल गया स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज वो चार्जेस किसको दे देगा? वो लेंडर को चार्जेस दे देगा। बात समझ रहे हैं? तो लेंडर जो लेंड किया था शेयर्स उसके बदले उसको कुछ चार्जेस मिल गया। बोरोवर जो बोरो किया शेयर्स उसके बदले उसको कुछ चार्जेस पेमेंट करना पड़ गया। गेटिंग इट? तो ये एक पूरा का पूरा लाइन बन गया, चेन बन गया, सिस्टम हुआ। इज दिस क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? नाउ हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? लेंडर इज द सर्विस प्रोवाइडर बिकॉज लेंडर हैज गिवन शेयर्स, है ना, ठीक है, एंड चार्ज मनी। भाई अगर आप मान लीजिए कि कोई बिस्किट खरीदते हैं कोई दुकान में जा कर के, तो जिसने बेचा, जिसके पास से वो गया, उसके पास पैसा आया ना, है ना, मतलब शॉपकीपर इज द सप्लायर,
है ना. इन द सेम वे हियर हु इज द सप्लायर, लेंडर इज द सप्लायर, लेंडर इज गिविंग शेयर्स एंड गेटिंग सम चार्जेस टूवर्ड्स इट. क्लियर है. तो लेंडर इज सप्लायर ऑफ सर्विस एंड बोरोवर इज द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस. नाउ रिवर्स चार्ज अगर होगा तो हु, नाउ इस केस में बोलता है नाउ रिवर्स चार्ज विल बी एप्लीकेबल. तो हु इज लायबल, बताइए रिवर्स चार्ज में यहाँ हु इज लायबल टू पे टैक्स. तो बोलता है इस रिवर्स चार्ज में बोरोवर, बोरोवर इज रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, स्टिल बोरोवर इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन इट एट हिज ओन. आइए पढ़ लेते हैं जल्दी से. सर्विसेज ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम 1997 ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एज अमेंडेड. बट ऑब्वियस धीरे धीरे तो अमेंड टाइम के साथ होता ही रहता है. नाउ हु इज सर्विस प्रोवाइडर, लेंडर. भाई ऊपर में क्या है, सर्विस प्रोवाइडर का ही नाम है, सप्लायर ऑफ सर्विस. ठीक है. तो हु इज सप्लायर, लेंडर है ना. दैट इज अ पर्सन हु डिपॉजिट्स द सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड इन हिज नेम और इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड ऑन हिज बिहाफ विथ एन अप्रूव्ड इंटरमीडियरी फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग अंडर द स्कीम ऑफ सेबी. तो लेंडर ने सेबी के स्कीम के तहत अपना शेयर्स ऑफर कर दिया. देखिए खुद तो सारा काम हो नहीं सकता है, अपने किसी न किसी एजेंट के थ्रू ये काम करते हैं. दैट इज़ वाई यहाँ लिख दिया कि भाई एनी अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड ऑन हिज बिहाफ. तो हमने अपना शेयर्स लेंड किया. ठीक है. तो ही इज वी आर एक्चुअली सप्लायर ऑफ सर्विस. नाउ बोरोवर इज रिसिपिएंट ऑफ सर्विस. बोरोवर दैट इज a person who borrows the security under the scheme through an approved intermediary of SEBI. So now because reverse charge is there, now recipient is liable to pay GST on this. बात समझ में आया. तो अब recipient को GST इस पर देना पड़ेगा. क्लियर है भाई. चलिए, तो ये था आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो अमेंडमेंट और चेंज है ना. ये दो इंक्लूजन आ गया रिवर्स चार्ज में. देखिए एक तो बेसिकली ऑप्शन आया ऑथर का कि भाई ऑथर के पास मन करे तो फॉरवर्ड में जाए, मन करे तो रिवर्स चार्ज में जाए. ठीक है. दूसरा हम लोग का जो रिवर्स चार्ज में आया मोटर व्हीकल का, जो बॉडी कॉरपोरेट को अपना मोटर व्हीकल लेट आउट करेगा. एंड देन आया अभी तुरंत हम लोग देखे कि अगर अपना शेयर्स हम लेंड करते हैं और सेबी के स्कीम के तहत तो फिर वो भी रिवर्स चार्ज में आ गया. ठीक है. अब नेक्स्ट चलते हैं एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी. ठीक है. इसमें हम देखेंगे कि भाई क्या चेंज आया एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी में, है ना. हम लोग को पता ही है सेक्शन 11 में फॉल करता है एग्जेम्पशन. तो आइए अभी नोटिफिकेशन नंबर 13 है ना. ये तो पुराना नोटिफिकेशन नंबर 12 था एग्जेम्पशन का, जो कि एकदम जब नया नया आया था जीएसटी 2017 में तब का नोटिफिकेशन है, क्योंकि ये 1 जुलाई 2017 से आया. ये जून का नोटिफिकेशन है, बहुत जब आया था जीएसटी तब का. अभी क्या है ये 31/7 में और नोटिफिकेशन नंबर 21 जो कि 39 में आया, है ना. इन दोनों के थ्रू कुछ ना कुछ हम लोगों का इंक्रीज हुआ है लिमिट्स, है ना, या थोड़ा थोड़ा लिमिट्स बोल रहे, सॉरी, अमेंड हुआ है एक्चुअली लिमिट्स का टर्म. ठीक है. जिसको हम लोगों को समझना है. तो आइए समझने का कोशिश करते हैं. ठीक है. देखिए इस टेबल को समझ लीजिए कि इसमें है प्रायर टू अमेंडमेंट, है ना. अमेंडमेंट के पहले का क्या पोजीशन था और ये इसमें क्या है पोस्ट अमेंडमेंट, है ना. अमेंडमेंट के बाद का क्या पोजीशन है. ठीक है. तो ये है पोस्ट अमेंडमेंट और ये है प्रायर टू अमेंडमेंट. अभी एक्चुअली क्या है यहाँ ध्यान से देखिए, हम लोग कुछ एक चीज़ को छोड़ करके अगर गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सॉरी, हम लोग अगर गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग जीएसटी ले करके देंगे. बहुत सारे केसेस में एग्जेम्प्ट भी है. यहाँ पर क्या, अगर गवर्नमेंट का अगर हम बात करेंगे कि भाई गवर्नमेंट भी तो हम लोगों को सर्विसेज देता है तो कुछ कुछ में ही जीएसटी लगता है. जैसे पोस्ट ऑफिस का सर्विसेज आपको ध्यान होगा, एयरपोर्ट में जो सर्विसेज होता है वो सब ध्यान होगा, इन सब पर जीएसटी लगता है ना.
इसके अलावा बहुत सारे केसेस में गवर्नमेंट जो हम लोगों को सर्विसेज देता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। वहाँ पर एक टर्म था, ये पहले हम लोग उसको पढ़ लेते हैं पूरा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पुराना प्रोविज़न है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी विथ एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 20 लाख, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 20 लाख और 10 लाख इन द केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो अगर गवर्नमेंट किसी भी, एक्चुअली क्या है इसका फंडा क्या है, हम लोग एक बार पुराना बात को याद कर लेते हैं। गवर्नमेंट अगर किसी को भी, अभी एक बार इसको साइड छोड़िए, गवर्नमेंट अगर किसी को भी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो गवर्नमेंट इज सर्विस प्रोवाइडर एंड जो भी आदमी है वो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। तो गवर्नमेंट विल कलेक्ट सर्विस टैक्स, है ना। गवर्नमेंट विल कलेक्ट सर्विस टैक्स एंड सर्विस टैक्स बोल रहे, सॉरी, जीएसटी एंड पे टू द गवर्नमेंट, इजंट इट। लेकिन ऐसा नहीं, उसमें रिवर्स चार्ज था। क्या कि अगर गवर्नमेंट किसी को भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है या फिर किसी को भी कुछ ट्रांजैक्ट करता है कि अगर वो टैक्सेबल ट्रांजैक्शंस है तो इन दैट केस उस पर जीएसटी लगेगा, बट रिवर्स चार्ज बेसिस पर लगेगा। गवर्नमेंट कलेक्ट करके जमा नहीं कराएगा, समझ रहे हैं। गवर्नमेंट कलेक्ट करके जमा नहीं कराएगा, रैदर कौन करेगा, रैदर जो बिजनेस एंटिटी है वो बिजनेस एंटिटी कलेक्ट करके जीएसटी को जमा करेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये रिवर्स चार्ज में था। अभी क्या है कि वहाँ पर एग्जेम्पशन था। फिर अगर गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज किसी बिजनेस एंटिटी को देता है और उस बिजनेस एंटिटी को का टर्नओवर 20 लाख रुपया से एक्सीड नहीं करता है और छोटा स्टेट है तो 10 लाख रुपया से एक्सीड नहीं करता है, तो इन दैट केस उसको फिर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने का भी ज़रूरत नहीं है और फिर रिवर्स चार्ज में जीएसटी कलेक्ट करके पे करने का भी ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब अगर समझ लीजिए कि गवर्नमेंट क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट को कुछ सर्विसेज देता है, ऑल्दो ये टैक्सेबल सर्विसेज है, तो हिसाब से गवर्नमेंट क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट से जीएसटी लेकर के फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, बट इस पे रिवर्स चार्ज लगना था, ठीक है, कि भाई क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट ही गवर्नमेंट से जीएसटी लेगा, सॉरी, क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट ही गवर्नमेंट को पैसा देगा लेकिन जीएसटी का पैसा नहीं देगा, जीएसटी का पैसा वो खुद जमा करा देगा, गवर्नमेंट को सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई का पैसा देगा और वो जीएसटी खुद जमा करा देगा। बात समझ में आ रहा है। तो उस केस में, लेकिन यहाँ बेनिफिट था, अगर क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट का टर्नओवर 20 लाख एक्सीड नहीं कर रहा है तो वहाँ पर क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट को एक रिलैक्सेशन था कि भाई इस पर रिवर्स चार्ज भी नहीं लगेगा और ये वैल्यू टैक्सेबल भी नहीं होगा, इस पर रिवर्स चार्ज भी नहीं लगेगा और ये वैल्यू आपका टैक्सेबल भी नहीं होगा। ये पहले था। तो अभी क्या चेंज हुआ, अभी बहुत सिंपल चेंज आया है बट उसका इम्पैक्ट बड़ा अच्छा खासा है। क्या बोला, ये 20 लाख और 10 लाख को छोड़ दिया सरकार, वो सिंपली बोलता है कि एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है, अप टू सच अमाउंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्टर अंडर सीजीएसटी एक्ट, ठीक है। तो बोला यहाँ पर वो 20 लाख 10 लाख हटा दिया, है ना, क्योंकि बोलता है ये भी, ये जो अमाउंट है ना ये चेंज होता रहता है कि भाई इतना के ऊपर में रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो अमाउंट चेंज होता रहता है, तो जिसके चलते क्या है कि इसमें बार बार अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट क्या किया कि भाई बोल दिया कि अगर आप, मतलब कौन, अगर जो भी पर्सन है जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है, क्योंकि उसको रिवर्स चार्ज में देना रहता है, तो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज नॉट लायबल टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड, इन दैट केस उसको फिर कोई भी उसको मिलने वाला कोई भी गवर्नमेंट के तरफ से जो भी सर्विसेज है, जो भी आपका बेनिफिट्स है गवर्नमेंट की तरफ से जो होगा वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। इज दिस क्लियर। तो वो
फ़र्क अभी भी, पहले भी टैक्सेबल नहीं था, अभी भी टैक्सेबल नहीं है। पहले वो अमाउंट दिया हुआ था, अब क्या किया गया, अब वो एग्जेम्पशन बोल दिया कि भाई जितना में एग्जेम्प्ट होता है उतना तक का टर्नओवर तक है, अगर लास्ट ईयर में तो फिर उसको उसके ऊपर में ये सब चीज़ पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक थोड़ी तरीके से ऐसा किया कि भाई बार बार गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों में चेंज लाना नहीं पड़ेगा। और आप देखेंगे तो इन जनरल एग्जेम्पशन जो है चैप्टर, उसमें यही सब चेंजेस है और कोई चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए जैसे अगर कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, वो अगर किसी को सर्विसेज देता था और वो अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देता था तो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होता था। लेकिन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर छोटे बिजनेस एंटिटी को देता था जिसका टर्नओवर 20 लाख था, है ना, 20 लाख और 10 लाख एज द केस में भी, तो उसके ऊपर जीएसटी में टैक्सेबिलिटी नहीं था, वो एग्जेम्प्ट था। और वही अभी क्या आ गया, सेम वही कि अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका एग्रीगेट टर्नओवर अगर एक्सीड नहीं करे क्या एग्जेम्पशन, वो अमाउंट जो कि क्या हो, सच अमाउंट है ना, जो कि एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन है, अगर उसको एक्सीड नहीं करे तो उस केस में फिर इसको ये अमाउंट भी क्या होगा, आपका जीएसटी में टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये देखा जाए तो टैक्सेबिलिटी में चेंज नहीं आया है, बस वो जो लिमिट है ना, उस लिमिट का अमाउंट के जगह क्या डाल दिया है, मैक्सिमम अमाउंट फॉर विच द एग्जेम्पशन हैज़ बीन ग्रांटेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। सेम ऐसे ही देखिए, अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स और एन इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट अदर देन अ सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या था, पहले 20 लाख और 10 लाख था, अभी वही एग्रीगेट अमाउंट हो गया। ठीक है, सेम वही सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज टू अ बिजनेस एंटिटी विथ एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 20 लाख और 10 लाख एज द केस में भी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और वो अब हो गया अमाउंट जो है वो जितना एग्जेम्पशन का है वही। ये नया है, इसको हम लोग पढ़ भी लिए हैं बट फिर से देखते हैं। आप देखेंगे बहुत सारा कुछ तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हाँ अगर आप मई में एग्ज़ाम दिए होंगे, नवंबर 2019 में एग्ज़ाम दिए होंगे तो ये सब हम लोग नहीं पढ़े थे, है ना। हाँ, मई वाले एग्ज़ाम में हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है, मई के लिए जो पढ़ाई किए हैं, बट जो नवंबर से फिर मई में आए हैं उनके लिए डेफिनेटली काम का चीज़ है। ठीक है, तो इसको हम लोग को ध्यान रखना है। अभी क्या है कि भाई इंडिया में अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होना था, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। विमेंस वर्ल्ड कप 2020 इंडिया में होना है, जो हम लोग रूल है उस पर ध्यान देते हैं और बाकी कोई चीज़ पर नहीं। तो अगर समझ लीजिए कि कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसको, फीफा को, है ना, तो अगर समझ लीजिए कि कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फीफा को, सो दैट कि वो क्या कर सके, फीफा इंडिया में बहुत आराम से वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप अंडर 17 को ऑर्गेनाइज कर सके। ठीक है, तो उस केस में उस पर भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगा, बट ऑब्वियस ये स्पोर्ट्स का प्रमोशन है। तो क्या बोल रहा है कंडीशन, डायरेक्टर स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैव टू सर्टिफाई दैट द सर्विसेज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एनी ऑफ द इवेंट्स अंडर फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020। वहाँ बहुत सारा कुछ है, स्टेडियम तैयार करना है, स्टेडियम में सारा फैसिलिटीज़ देना है, उसके बाद में फिर टिकट्स है, बाद में हम देखेंगे टिकट्स का पर भी जीएसटी नहीं होगा, वो भी एग्जेम्प्टेड है। इवन इफ आप वर्ल्ड कप देखने जाते हैं और उसका टिकट्स होता है तो उस टिकट्स के ऊपर में भी जीएसटी नहीं है। तो सिंपल सा चीज़ है, अगर कोई भी बॉडी अगर इस वर्ल्ड कप के लिए अपना सर्विसेज को प्रोवाइड करता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, बहुत जेन्युइन सा चीज़। अब क्या है, इसमें ध्यान से देखिए, अगर कोई भी होटल इन, है ना, गेस्ट हाउस, क्लब और कैंप साइट किसी भी तरह का है जो कि बेसिकली लॉजिंग पर्पसेस के लिए, रहने के लिए अगर जगह देता है कोई भी कहीं पर भी, तो इन दैट केस पहले क्या रूल था कि 1000 रुपया से कम, 1000 रुपया से कम मतलब अप टू 999 तक, है ना। अब गड़बड़ी लिख दी है, सॉरी,
अप टू 999.99 तक, है ना। तो 999.99 तक, अगर इतना तक कोई भी, क्योंकि बिलो 1000 लिखा हुआ है ना, बिलो 1000 ये था, और अब उसको चेंज क्या कर दिया है, बिलो और इक्वल टू 1000 कर दिया है। तो अब क्या हो गया, अप टू 1000 तक, मतलब थोड़ा सा चेंज कर दिया सो दैट कन्फ्यूज़न ना रहे। तो एक दिन का अगर भाड़ा उधर 1000 रुपीज़ तक होगा या उससे कम होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। पहले 999.99 तक का फंडा था। बात समझ में आया? चलिए, ये चेंज आया। उसके बाद अभी हम लोग चलते हैं, भाई देखिए, इंडिया से बाहर अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट होता है तो उस पर तो जीएसटी नहीं है। तो सेम वही था इसमें, तो इसको थोड़ा सा रिफाइन किया है क्या, कि भाई कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट, है ना, या वेसल भी है। जैसे यहाँ एयरक्राफ्ट है, ठीक है, यहाँ पर अपना क्या है, एयरक्राफ्ट है, तो यहाँ पर अपना क्या है, उसके बाद वाले में वेसल है ना। मतलब या तो एयरवेज से या फिर अपना वाटरवेज से। इंडिया के बाहर, है ना, कहाँ, कोई भी इंडिया का जो क्लियरिंग स्टेशन है वहाँ से हट करके इन प्लेस आउटसाइड इंडिया जाए 30/9/2019 तक, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया है, 30/9/2020 कर दिया है ना। पहले क्या था, 2019 तक था, अब ये क्या कर दिया है, 30/9/2020 तक कर दिया है। ठीक है, तो सेम वही है कि आप चाहे वेसल से लेकर के जाएं, चाहे एयरक्राफ्ट से लेकर के जाएं, इंडिया का क्लियरिंग स्टेशन में क्लियरेंस के बाद अगर इंडिया के बाहर लेकर के जाते हैं तो उन सब के ऊपर में आपका जीएसटी नहीं है। बट ऑब्वियस नहीं भी लगना है, क्योंकि ये सब क्या माना जाए, ये सब एक्सपोर्ट माना जाए, इसीलिए इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। बात समझ रहे हैं? आइए नेक्स्ट देखते हैं एग्जामिशन के लिए। बहुत टेक्निकली देखा जाए तो बहुत ऐसा कंफ्यूजिंग चीज़ नहीं है ना, जो हम लोगों का एग्जामिशंस आया है। अभी क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, आपके स्टेट में भी, आपके एरिया में भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बढ़ रहे हैं। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अगर पहले क्या था कि 12 पैसेंजर्स तक का लिमिट था, क्या, 12 पैसेंजर्स तक। तो कि कोई भी ऐसा व्हीकल जो 12 पैसेंजर्स तक अगर आइए पढ़ ही लेते हैं हम लोग। सर्विसेज बाई वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग अ मोटर व्हीकल meant to carry more than 12 पैसेंजर। ठीक है, तो इन दैट केस यहाँ 2-3 चीज़ ध्यान देने का है कि आपने अपना व्हीकल दिया किसको, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, आपने अपना व्हीकल हायर पर दिया, किसको हायर पर दिया, आपने अपना व्हीकल हायर पर दिया टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, है ना, STU, आपने अपना व्हीकल स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को किराए पर दिया, है ना, STU को। ठीक है, और वो जो व्हीकल है उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, 12 पैसेंजर से ज़्यादा, है ना। मतलब छोटा पैसेंजर का गाड़ी अगर आप देते थे किराए पर तो क्या है उसके, और वो भी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, तो उसके ऊपर में जीएसटी आपका नहीं लगता था। अभी भी क्या है, वो है, बट अलॉन्ग विद दैट अभी क्या आ गया है कि अगर आप लोकल अथॉरिटी को, है ना, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल देते हैं, यहाँ क्या है, टू अ लोकल अथॉरिटी एन इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स। ठीक है, तो वही पॉल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है अगर आप वो देते हैं, लेट आउट करते हैं, किसको, लोकल अथॉरिटी को, स्टेट ट्रांसपोर्ट को नहीं। एक्चुअली देखिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अभी बहुत लंबा दूरी नहीं जा सकता है, वो छोटा डिस्टेंस कवर करता है। तो वही अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बसेस देते हैं किसको, लोकल अथॉरिटी को, तो उसका भी अगर लोकल अथॉरिटी आपको भाड़ा देता है तो उस पर जीएसटी नहीं है। ठीक है, तो पहले सिर्फ ये क्या था, पहले ये सिर्फ था कि आप ये जो भाड़ा देते हैं ये किसको देते हैं,
ये भाड़ा आप जो लेट आउट करते हैं वो सिर्फ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को लेट आउट कर रहे थे। अभी क्या है, लोकल अथॉरिटी को भी लेट आउट कर रहे हैं, लेकिन लोकल अथॉरिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है ना, और कोई व्हीकल्स लोकल अथॉरिटी के लिए नहीं है जो एग्जेम्प्ट होगा। तो आप अपना गाड़ी लोकल अथॉरिटी को दिए और उससे किराया ले रहे हैं लोकल अथॉरिटी से, और अगर आपका वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है तो उसके ऊपर उस हायर चार्जेस पर लोकल अथॉरिटी कुछ भी जीएसटी नहीं लेगा। क्लियर है, दैट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्टेड। बाय द वे रिवर्स चार्ज उस पर एप्लीकेबल होता है, एग्जेम्प्ट ही हो गया तो रिवर्स चार्ज का कोई बात नहीं उठता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट, नट्स, वेजिटेबल, स्पाइसेस, कोपरा, सुगर केन, जागरी, रॉ वेजिटेबल्स, फाइबर सच एज कॉटन, फ्लैक्स, jute etc., indigo, unmanufactured tobacco, betel leaves, तेंदू लीव्स, कॉफ़ी एंड टीज। भाई इन सब का स्टोरेज और वेयर हाउसिंग है ना, आपको ध्यान होगा कि ये सारा का सारा जो चीज़ है ऐसे भी क्या है, ये सारा का सारा चीज़ का ऐसे भी अगर कोई फार्मर इन सब चीज़ का ट्रेडिंग करता है तो उसके लिए भी इसके ऊपर में जीएसटी नहीं है। ये सब ऐसे भी जीएसटी फ्री गुड्स है, समझ रहे हैं। लेकिन अब अगर उसका स्टोरेज करने के लिए भी कोई जगह देते हैं तो वो स्टोरेज का चार्जेस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो रिलैक्सेशन दे दिया गया इन सब फार्मर्स को। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल, कौन प्रोवाइड कर रहा है इंश्योरेंस का फैसिलिटीज़ कौन दे रहा है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स अपने जो भी लोग हैं उन सबको का इंश्योरेंस कर रहा है। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस कर रहा है कौन, लाइफ इंश्योरेंस कर रहा है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो अगर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का लाइफ इंश्योरेंस किया जा रहा है तो उसमें प्रीमियम दिया जाता है ना, उसके ऊपर जीएसटी नहीं होगा। बट ऑब्वियस पब्लिक सर्विस का है इसीलिए इसके ऊपर में जीएसटी नहीं होगा। इज दिस क्लियर? चलिए फिर इसके बाद एक इंश्योरेंस फैसिलिटी है, एक बांग्ला शस्य बीमा, बांग्ला शस्य बीमा। ये शस्य बीमा क्या है, एक्चुअली ये खरीफ क्रॉप के लिए है ना, ये खरीफ क्रॉप के लिए एक बीमा पॉलिसी है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि अगर इसमें भी किसान हैं जो अपने प्रोड्यूस का बीमा कराना चाहते हैं, इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, तो वो प्रीमियम देंगे, तो उस प्रीमियम पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगेन दिस इज़ ऑल्सो रिलेटिंग टू खरीफ क्रॉप, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस है, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। लॉजिक इज़ वेरी सिंपल एंड क्लियर, क्या कि एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटी है, इसको जितना ज़्यादा सपोर्ट हो सके वो देना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड अंडर फीफा वर्ल्ड अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020। राइट टू एडमिशन मतलब टिकट्स। अगर आप वर्ल्ड कप का मैच देखने के लिए जाते हैं और आपको टिकट्स खरीदना पड़ता है तो उस केस में टिकट्स के ऊपर में जीएसटी नहीं होगा, वो वर्ल्ड कप के टिकट्स पर जीएसटी नहीं है। सिंपल, वो हम लोग पहले भी देखे थे। फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड अगर आप कोई सर्विसेज भी देते हैं तो उस पर भी जीएसटी नहीं है, स्पोर्ट्स प्रमोशन और कुछ। और अगर भाई सिंपल सा चीज़ है, सीजीएसटी के बारे में ये बोला ना, सीजीएसटी नहीं लगेगा तो आईजीएसटी भी नहीं लगेगा और एसजीएसटी भी इन जनरल नहीं लगेगा। बट स्टेट का पावर है थोड़ा बहुत, वो लोग अपना चेंज कर सकता है। बट आईजीएसटी और सीजीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो वही बोल दिया कि एग्जेम्पशन आईजीएसटी में भी आपको ये सब का सब मिलेगा। इज दिस क्लियर? तो ये था कुछ न्यू इंसर्जन्स एंड एट द सेम टाइम एक्सप्लेनेशंस। अभी क्या है, अभी यहाँ एक क्लैरिफिकेशन है। ठीक है, क्या क्लैरिफिकेशन है? ये भी बहुत सिंपल सा क्लैरिफिकेशन है। ये ईएमआई से रिलेटेड है, इक्वेटेड मंथली
इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन है। क्या क्लैरिफिकेशन है? बहुत अच्छा एग्जाम्पल के साथ इसको समझाया गया है, ठीक है। तो हम लोग आइए इसको भी समझ लेते हैं। भाई हम ईएमआई देते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं, तो किसको देते हैं? हम बैंक को देते हैं इन जनरल, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देते हैं। कोई एनबीएफसी होता है, हमने टीवी खरीदा, तो टीवी खरीदा मान लीजिए कोई एक शॉप है उससे, है ना, से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक से टीवी खरीदा हमने, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक तो गुड्स बेचा, टीवी बेचा, तो उस पर जीएसटी वो चार्ज करेगा। अब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक से टीवी खरीदने के बाद में अब हम टीवी का के लिए ईएमआई बना लिए, तो अगर ईएमआई बनाएंगे तो ईएमआई फिर हमको किसको देना है? क्या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक को? नहीं, इन जनरल ईएमआई हमको कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देना है। शायद हो सकता है वो बजाज फाइनेंस हो, चाहे हो सकता है होम क्रेडिट हो, चाहे हो सकता है कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, है ना। तो अगर समझ लीजिए हमको उसको देना है लोन का ईएमआई, तो वो ना इंटरेस्ट चार्ज करेगा मेरे से। तो यहाँ देयर आर टू सेपरेट ट्रांजेक्शन, वन इज ऑफ परचेजिंग गुड्स फ्रॉम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गेटिंग इट्स फाइनेंस्ड फ्रॉम बजाज फाइनेंस। तो देयर आर टू ट्रांजेक्शन। तो क्योंकि हमको पता है लेंडिंग का जो काम है उस पर इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, लेंडिंग का इंटरेस्ट के ऊपर में जीएसटी नहीं लगता है ना। तो लेंडिंग के इंटरेस्ट पर जीएसटी आपका नहीं लगता है। तो हम क्या करेंगे, हम जो गुड्स खरीदेंगे, मान लीजिए हमने टीवी खरीदा 50,000 रुपये का, तो 50,000 रुपये के ऊपर में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स जीएसटी चार्ज करेगा। इज दिस क्लियर? तो अब हम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लायबल है जीएसटी के लिए, लेकिन मान लीजिए इस 50,000 का पेमेंट हमको 60,000 के तौर पर करना पड़ रहा है, और वो 60,000 रुपया हम किसको दे रहे हैं? हम पेमेंट कर रहे हैं मान लीजिए बजाज फाइनेंस को। तो बजाज फाइनेंस ये 10,000 रुपीज़ हमसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। ये जो 10,000 बजाज फाइनेंस चार्ज कर रहा है, दिस इज़ नथिंग बट इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट के ऊपर बजाज फाइनेंस जीएसटी नहीं लेगा, क्योंकि मनी लेंडिंग के ऊपर में जीएसटी नहीं लगता है। अब तो ये एक्सप्लेनेशन क्या है? बोलता है अब अगर बजाज फाइनेंस को हम लेट पेमेंट करते हैं, देखिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स का आप कोई लेना देना नहीं है, बजाज फाइनेंस को अगर हम लेट पेमेंट करते हैं तो बजाज फाइनेंस हमसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, इंटरेस्ट हो सकता है। तो बोलता है अगर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो उस पर भी जीएसटी नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट पर जीएसटी नहीं होता है। इज दिस क्लियर? तो अगर बजाज फाइनेंस हमसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करता है तो लेंडिंग के ही चलते वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर फिर जीएसटी, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पर भी जीएसटी नहीं होगा। इज दिस क्लियर? समझ रहे हैं बात को? तो बजाज फाइनेंस अगर एक्स्ट्रा लेंडिंग के ऊपर जीएसटी चार्ज करता है अच्छा करने के लिए जाएगा तो नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आए? अभी इसको थोड़ा चेंज करते हैं। पहला केस क्या था, फिर से हम रिपीट करते हैं। हमने टीवी कहाँ से खरीदा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है। और उस केस में जो टीवी है वो फाइनेंस किससे कराया? फाइनेंस कराया हमने बजाज फाइनेंस से, ठीक है। तो देयर आर टू ट्रांजेक्शन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स हैज सोल्ड टीवी फॉर टू मी, ठीक है, ये परचेजर है, सोल्ड टीवी, ठीक है। और इधर है बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस पेड मनी टू नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टेंटली, है ना। तो दिस इज बेसिकली अ टैक्सेबल ट्रांजेक्शन, इसमें जीएसटी लगेगा। लेकिन नाउ आई विल मेक पेमेंट टू बजाज फाइनेंस एंड दैट इज ओवर एंड above the amount of value of TV, and the extra amount is what? Interest, है ना। इंटरेस्ट पर जीएसटी नहीं लगेगा, इंटरेस्ट पर जो जीएसटी है वो नहीं लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट का फाइनेंसिंग पर जीएसटी नहीं होता है। अभी अगर हम लोग बात करें, अब अगर बजाज फाइनेंस लेट पेमेंट पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो इस एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा इस एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पर भी जीएसटी? उसका कारण है क्योंकि भाई ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी फाइनेंस ही है, फाइनेंसिंग चार्जेस ही है, इसलिए इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये एक्सप्लेन कर दिया गया, ठीक है। अब एक और मोड होता है कि हमने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स से टीवी खरीदा, परचेज किया,
है ना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स सोल्ड टीवी टू मी, ठीक है, तो इस पर जीएसटी लगेगा। अब नाउ आई हैव requested National Electronics that I will make payment in installments. So National Electronics has formulated say an installment schedule for me, and उसके तहत I need to pay to the National Electronics. So now I will make payment of, say the TV was of rupees 50,000. Here also I am putting the value of TV. Now here 10,000 is the amount of interest and 60,000 is the total value, है ना, तो इस 10,000 पर जीएसटी नहीं लगेगा। इफ एनी डे इफ आई मेक लेट पेमेंट एंड एनी एक्स्ट्रा अमाउंट हैज़ बीन चार्ज्ड टूवर्ड्स एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, तो इन दैट केस उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये फाइनेंसिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। नाउ द जीएसटी इज ऑफ रुपीज, आई एम गोइंग फॉर केस 2. Now the sale value of the goods is of rupees 50,000. I have purchased it from National Electronics. Now I need to make payment to National Electronics, okay, in installments. Say National Electronics has formulated installment of rupees 12,000. 5 installments of rupees 12,000. Now this is of rupees 60,000. तो National Electronic is charging interest of rupees कितना, 10,000 from me, बट इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, बचेगा नहीं। तो ये जो है ये जीएसटी में टैक्सेबल है। इज दिस क्लियर? तो अगर हमको बोलता है कि इफ यू टेक ऑन installments, this will be the price. If you take on installment, this will be the price. If you purchase it and make payment instantly, this will be the price, है ना, तो in that case this is subject to GST. बात समझ में आ गया? अब क्या है, if I am making late payment and ये 500 रुपीज़ चार्ज कर देता है ना, एक्स्ट्रा, ठीक है, ये 500 रुपीज़ चार्ज करता है, तो दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू जीएसटी। इसका मतलब इफ अ ट्रेडर हैज़ मेड इंस्टॉलमेंट फॉर द कस्टमर, तो इन दैट केस दैट विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। एंड एट द सेम टाइम if any extra amount is required to be paid, that is also subject to GST. बात समझ में आया? आइए एक एग्जाम्पल दिया है, समझ रहे हैं, और उस एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया गया, ठीक है। क्या एक्स सेल कर रहा है मोबाइल वाई को, है ना, द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल फोन इज 40,000. हाउएवर एक्स गिव्स वाई एन ऑप्शन टू पे इन इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ रुपीज़ 11,000, है ना, और वो भी फॉर नेक्स्ट 4 months. इसका मतलब टोटल अमाउंट पेबल इज 44,000. तो X is charging rupees 4,000 extra. As per the contract, if there is any delay in payment by Y beyond scheduled date, Y will liable to pay additional penal interest amounting to rupees 500 per month. Is this clear? In some instances, X is charging rupees 40,000 for the mobile and separately issuing other invoice for providing the services extending to loan. ठीक है, the consideration for which the interest of 2.5 per month and an additional penal interest amounting to rupees 500 per month for each delay in payment. ठीक है, in this case the amount of penal interest is to be included in the value of supply. समझ रहे हैं? तो क्योंकि ये ट्रेडर है, इसका जो penal interest है it should be added. Is this clear? चलिए, तो ट्रांजेक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई इज फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, दैट इज मोबाइल फोन, है ना। इसलिए यहाँ पर क्लियरली बोल दिया कि पीनल इंटरेस्ट क्या होगा, आपका चार्जेबल होगा। क्लियर है? तो ये पीनल इंटरेस्ट के ऊपर में एक्सप्लेनेशन है। और यही दूसरा बताया कि भाई कोई फाइनेंसर के थ्रू अगर फाइनेंस करा लिए तो ना ही इंटरेस्ट चार्जेबल होगा, ना ही पीनल इंटरेस्ट चार्जेबल होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल दिया, डज नॉट क्वालिफाई टू इंटरेस्ट
as defined in exemption notification. Sorry. यहाँ बोल रहा है कि अगर कोई एक्स्ट्रा होता है तो वो एग्जेम्पशन एंट्री में कवर्ड होगा। इज दिस क्लियर? तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप कोई फाइनेंसर के थ्रू फाइनेंस कराते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर फाइनेंसर के थ्रू फाइनेंस नहीं करा रहे तो फिर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पर जीएसटी लगेगा। क्लियर है? चलिए, सॉरी हम शायद गलत बोल गए। अगर फाइनेंशियर के थ्रू फाइनेंस कराएंगे तो जीएसटी इंटरेस्ट पर, एक्स्ट्रा चार्जेस पर नहीं लगेगा, लेकिन अगर ट्रेडर के थ्रू फाइनेंस कराएंगे तो जीएसटी लगेगा एक्स्ट्रा चार्जेस पर भी। क्लियर है? शायद हम इसके पहले गड़बड़ बोल गए थे, अभी क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एक एक्सप्लेनेशन था, जो एक्सप्लेनेशन हम लोग को मिला। अभी एक और एक्सप्लेनेशन है, क्लैरिफिकेशन है, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन। हम लोग पढ़ें कि रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन मतलब मान लीजिए कोई अपार्टमेंट है, कोई बिल्डिंग है ना, उसमें सारे के सारे मेंबर्स से को कुछ ना कुछ सर्विस चार्जेस देना पड़ता है सो दैट कि उस बिल्डिंग को अच्छे से मेंटेन कर सके, चला सके अच्छे से, है ना, सारा कुछ अच्छे से हो सके। तो उस केस में अगर मान लीजिए वो बिल्डिंग एसोसिएशन अपने मेंबर्स से 7,500 रुपया तक ही अगर चार्ज करता है मंथली सर्विस चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है, अगर अपने मेंबर्स से चार्ज करता है पर पर्सन पर फ्लैट, है ना, पर पर्सन पर फ्लैट अगर 7,500 रुपीज़ तक चार्ज करता है तो उसके ऊपर जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ठीक है, अगर वो 7,500 से ज़्यादा भी चार्ज करता है और अगर वो 20 लाख का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको एक्सीड नहीं करता है तो उस केस में भी उसके ऊपर में जीएसटी नहीं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, चलिए, क्या मान लीजिए कि एक वेलफेयर एसोसिएशन है, वेलफेयर एसोसिएशन है, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, RWA यही वर्ड यूज़ किया जाता है। इसका 20 फ्लैट्स है ना, और वो हर एक फ्लैट का 6,000 रुपीज़ पर मंथ चार्ज करता है। तो 20 फ्लैट्स का कितना चार्ज करेगा? 20 फ्लैट्स का पर मंथ 1,20,000 रुपीज़ चार्ज करेगा। ठीक है, तो क्या ये 7,500 से ज़्यादा है? नहीं है, तो इसके ऊपर में कोई जीएसटी नहीं आएगा। हो सकता है आप क्या बोलेंगे, भाई अगर इसको हम 12 मंथ से मल्टीप्लाई करें तो इन दैट केस द अमाउंट विल बी ओनली 14,40,000। ठीक है, ये ऐसे भी आपका 20 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा है, तो इसका तो वैल्यू ऑफ सर्विस जो है वो एक्सीड ही नहीं कर रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई 20 लाख से, तो इसको तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराना है। तो यहाँ पर नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड एंड दिस इज एग्जेम्प्टेड। क्यों? क्योंकि आपका ये जो फ्लैट्स है ये इसका यही पोजीशन है ना। एक दो रिक्वायरमेंट है, देखिए, एक तो 7,500 से ज़्यादा होना चाहिए पर पर्सन पर फ्लैट, और दूसरा रिक्वायरमेंट है 20 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट तो सबका है। अब मान लीजिए कि कोई दुकान है, वो बिस्किट बेच रहा है, तो बिस्किट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी, लेकिन अगर उसका टर्नओवर ही 20 लाख नहीं होता है तो उसको रजिस्ट्रेशन थोड़ी कराना पड़ेगा। गेटिंग इट और नॉट? तो ये भी थ्रेशोल्ड लिमिट भी देखना है एंड एट द सेम टाइम ये भी देखना है। इज दिस क्लियर? चलिए, अगर दूसरा एग्जाम्पल में हम चलते हैं, मान लीजिए कि अपना 40 फ्लैट्स है, ठीक है, और हम 6,000 रुपीज़ करके पर फ्लैट चार्ज कर रहे हैं, तो पर मंथ का क्या है, हम लोग पूरा साल भर का ले लेते हैं। साल भर का हो जाएगा, भाई इसका तो दुगना ही है, तो 28,80,000 रुपीज़ पूरे साल भर का एनुअल वैल्यू हो जाएगा। एक फ्लैट से 6,000, तो 40 फ्लैट से 2,40,000 इंटू पूरे 12 महीना का 28,80,000 हो जाएगा। तो क्या इस पर जीएसटी लगेगा? हिसाब से तो थ्रेशोल्ड लिमिट को ये क्रॉस कर चुका है, बट इसमें सेकंड बैरियर है कि आपका पर पर्सन से कितना चार्ज होना चाहिए, 7,500 से ज़्यादा। क्या आपने 7,500 से ज़्यादा चार्ज किया है? नहीं किया है, तो इसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा।
सिंपल। क्यों? ऑल्दो थ्रेशोल्ड लिमिट चला गया लेकिन सेकंड थ्रेशोल्ड काम आ गया, 7500 का भी तो है लिमिट, तो ये भी। थर्ड एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों का 20 फ्लैट्स है और सबसे हम लोग पर फ्लैट हम लोग चार्ज कर रहे हैं 7 नहीं लेते हैं, 7600 कर देते हैं, ठीक है। 7000, चलिए हमने कैलकुलेटर ओपन कर दिया, तो 7600 इंटू 12 इंटू, अरे कितना फ्लैट्स था, 20 था ना, इंटू 20, 18,24,000 रुपीज़ हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है? 18 लाख, दैट इज 7600 इंटू 20 फ्लैट्स इंटू 12, पूरे साल भर में 18,24,000 का कलेक्शन हो रहा है। नाउ क्या ये थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड किया? नहीं किया ये थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड, है ना। क्या आपका ये थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड किया? यस, कर लिया। तो क्या टैक्सेबल होगा? नहीं, नो जीएसटी। मतलब आपको दोनों का दोनों चीज़ एक्सीड करना है, मतलब एक तो 20 लाख का लिमिट तो एक्सीड करना ही करना है, एज वेल एज पर पर्सन पर फ्लैट से 7500 से ज़्यादा भी होना चाहिए। तो यहाँ पर भी जीएसटी नहीं होगा। वही अगर हम लोग इसको 40 फ्लैट्स कर दे, तो अगर फोर्थ केस में हम लोग क्या कर दें कि भाई 40 फ्लैट्स है और ₹7,600 करके ले रहे हैं, तो फिर हम लोगों का 7,600 इंटू 40 इंटू 12, भाई ये हो जाएगा हम लोगों का 36,48,000। अब क्या है, ये भी एक्सीड कर गया और ये भी एक्सीड कर गया, इधर जीएसटी आपका लगेगा। इसमें इनको इस रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन को रजिस्टर भी कराना पड़ेगा और साथ ही साथ उनको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये सब का सब कुछ होना चाहिए। इसमें एक और छोटा सा चीज़ है जिसको भी समझ लीजिए कि भाई कोई एक पर्सन है, एक आदमी है, उसके पास में 2 या 2 से ज़्यादा फ्लैट्स हैं, ठीक है। तो अगर कोई एक आदमी है, उसके पास 2 या 2 से ज़्यादा फ्लैट है, तो क्या होगा, मान लीजिए कि 7,500 ही है, इंटू 2 हो जाएगा, उसका पर मंथ 15,000 रुपीज़ होगा। तो ये पर्सन तो एक है बट फ्लैट्स इसके पास 2 है, तो उस केस में इस पर भी जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई आदमी एक से ज़्यादा फ्लैट्स रखता है तो सब फ्लैट के लिए वो अलग अलग पर्सन्स की तरह है, उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। इसके ऊपर में भी क्लैरिफिकेशन आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से दे दिया है आपके। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो यही है, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में बात कर रहा है कि 7,500 रुपया पर मंथ, तो पर मंथ देखिए यहाँ पर, और पर मेंबर है ना। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आपको दिया है 20 लाख, और देखिए जैसे मोर देन 20 लाख है, और अगर एक आदमी का मोर देन 20 लाख हो जाता है, सॉरी, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का मोर देन 20 लाख है और पर्सन से मंथली चार्ज भी आप 7,500 से कर रहे हैं, तो क्या एग्जेम्प्ट हो सकता है? नहीं, एग्जेम्प्ट नहीं होगा, मतलब टैक्सेबल होगा। इज दिस क्लियर? वैसे ही अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले में जाते हैं, मोर देन 20 लाख है पूरा का पूरा एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, लेकिन पर पर्सन का 7,500 से ज़्यादा नहीं है, तो क्या आप वो रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन एग्जेम्पशन ले सकता है? हाँ, एकदम ले सकता है। और अगर लेस देन 20 लाख का होगा तो क्या होगा? तो फिर ऐसे ही लेस देन 20 है, चाहे इंडिविजुअली वो टैक्सेबल हो या ना हो, आपका एग्जेम्पशन इज़ अवेलेबल टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर एक और एक्सप्लेनेशन है कि ये है मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना। एक्चुअली क्या है कि जो मरीन में आप काम करने जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग चाहिए ना, तो वैसा कोई भी
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो मैरीटाइम ट्रेनिंग कराता है, मतलब मरीन से रिलेटेड, मतलब आपको शिप में काम करने से रिलेटेड कुछ ट्रेनिंग कराता है, ठीक है। तो अगर वो अप्रूव्ड है, अगर वो कोर्स क्या है, डीजी शिपिंग मतलब डायरेक्टर जनरल शिपिंग के द्वारा अप्रूव्ड है, तो इन दैट केस वो एजुकेशनल कोर्स है और एजुकेशनल कोर्स पर जीएसटी नहीं लगता है। अगर वो कोर्स अप्रूव्ड नहीं है तो उस पर जो फ़ी लगेगा उस पर जीएसटी है। जैसे आप मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं उस पर जीएसटी है, लेकिन आप अपने कॉलेज में पढ़ने जाते हैं उस पर जीएसटी नहीं है, क्योंकि कॉलेज एफिलेटेड है, अप्रूव्ड है यूजीसी के द्वारा, इसलिए उस पर जीएसटी नहीं है। सेम उसी तरीके से कोई मैरीटाइम ट्रेनिंग देता है ना, कोई ऐसा भी इंस्टीट्यूट, और जो अप्रूव्ड है प्रॉपरली, ठीक है, तो इन दैट केस उसके ऊपर जीएसटी, उसके फ़ी पर जीएसटी नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। उसी तरीके से अभी क्या है, यह है क्लैरिफिकेशन ऑन द इफेक्टिव डेट ऑफ इंसर्जन ऑफ एक्सप्लेनेशन इन नोटिफिकेशन। एक्चुअली क्या है, ये सेक्शन 11 आपको ध्यान होगा, ठीक है। सेक्शन 11 क्या है, सेक्शन 11 बोलता है कि भाई एग्जेम्पशन है ना, एग्जेम्पशन देना है, एग्जेम्प्ट करना है। तो उसी में पावर था कि अगर कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन चाहे तो गवर्नमेंट इसके लिए दे सकता है, और उस नोटिफिकेशन में एक्सप्लेनेशन भी दे सकता है, और वो 1 साल के अंदर दे सकता है ना। जब भी कोई एक्सप्लेनेशन देना हो तो वो क्या होगा कि गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, और नोटिफिकेशन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन क्या है, वो क्या होगा, वो 1 साल के अंदर इशू कर सकता है। जैसे भाई आज एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया, 15 दिन बाद, 1 महीना बाद, 1.5 महीना बाद बहुतों को कन्फ्यूज़न होने लगा, इस नोटिफिकेशन में ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन दे सकता है ना। और लेटर जब वो 2 महीना बाद एक्सप्लेनेशन निकालेगा, तो हम लोग पढ़े हैं सेक्शन 11 में कि वो एक्सप्लेनेशन माना जाएगा कि शुरू से है, वो एक्सप्लेनेशन माना जाएगा कि वो कब से है, वो शुरू से है, ऐसा माना जाएगा वो एक्सप्लेनेशन, समझ रहे हैं। तो ऐसा था बेसिकली हम लोगों का सेक्शन, ऐसा है, सॉरी था नहीं, है सेक्शन 11 में, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन्स होने लगा, तो एक क्लैरिफिकेशन इशू किया गवर्नमेंट, ठीक है। ये देखते हैं क्या है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। इट इज़ हियर बाई, सेकेंड पैराग्राफ में आइए, इट इज़ हियर बाई क्लैरिफाइड दैट द एक्सप्लेनेशन हैविंग बीन इंसर्टेड अंडर सेक्शन 11(3) ऑफ CGST एक्ट इज इफेक्टिव फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द एंट्री in the notification and not from the date from which the notification becomes effective। बाबा क्या बोलता है कि अगर कोई एक्सप्लेनेशन, देखिए ये पूरा का पूरा चीज़ को चेंज कर देता है, ठीक है। अगर कोई एक्सप्लेनेशन इंटर किए हम, तो ये बोला तो था कि शुरू से एप्लीकेबल होगा, बोलता नहीं, जिस दिन एंटर किया गया ना उस दिन से वो इफेक्टिव माना जाएगा, ना कि जिस दिन से बोल रहा है उस दिन से इफेक्टिव माना जाएगा। फिर से पढ़ते हैं। इट इज़ हियर बाई क्लैरिफाइड दैट द एक्सप्लेनेशन हैविंग बीन इंसर्टेड अंडर सेक्शन 11(3) of the CGST Act is effective from the inception of the entry, not inception of the notification। ध्यान रखिए, नोटिफिकेशन 2 महीना पहले आया था, लेकिन एक्सप्लेनेशन आज एंटर हुआ, तो जिस दिन एंटर होगा उस दिन से वो एक्सप्लेनेशन फिर वैलिड माना जाएगा, है ना। इवन इफ आपका वो हो सकता है विथ इफेक्ट फ्रॉम पुराना हो, लेकिन यहाँ पर उसको चेंज कर दिया है, ठीक है। जिस दिन एंट्री होगा उस दिन से वो नोटिफिकेशन वैलिड होगा, मतलब का होगा, ठीक है। एक अच्छा से एग्जाम्पल भी दिया है इधर, उस एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझ भी सकते हैं। आइए पढ़ते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल नोटिफिकेशन, शुरू में नोटिफिकेशन आया 11/2017 में, जो जिसका डेट था 28/6/2017। तो 11/2017 में आया, और वो नोटिफिकेशन क्या था, नोटिफिकेशन नंबर 11 है, लेकिन वो इफ़ेक्टिव कब से हो गया, 1/7/2017 से, तो 28/6। बट ऑब्वियस ये डेट है जिस दिन से जीएसटी स्टार्ट हुआ। तो एक नोटिफिकेशन आया, शुरू में ही डाल दिया नोटिफिकेशन, ठीक है, और वो 1 जुलाई से
आपका एप्लीकेबल हो गया। यहाँ इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। अब इस नोटिफिकेशन में कुछ कन्फ्यूज़न हो गया तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, तो उस एक्सप्लेनेशन के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर ये सर्कुलर। क्या एक्सप्लेनेशन के बारे में बात कर रहा है कि भाई पहले तो आ गया जो 1/7/2017 से नोटिफिकेशन वैलिड है। देयर आफ्टर अ न्यू एंट्री नंबर 36 is inserted with effect from 21/9/2017. Subsequently, an explanation is inserted with respect to entry number 36 on 26/7/2018. ठीक है, तो अब क्या किया? Subsequently, an explanation is also entered. एक और एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया गया विथ रिस्पेक्ट टू एंट्री नंबर 34। अब इसका एंट्री नंबर 34 से रिलेटेड एक एक्सप्लेनेशन एंटर किया गया। ठीक है, ऑल्दो द इफेक्टिव डेट मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन विच इंसर्टेड सेड एक्सप्लेनेशन इज 27/7/2018। क्या हुआ कि भाई वो जो नोटिफिकेशन जो का एक्सप्लेनेशन जो आया वो आया है आपका 21/9/2017 में, लेकिन बोलता है ये इफेक्टिव होगा 27/7/2018 से। ठीक है, वो इफेक्टिव होगा पिछले डेट से। तो भाई ये तो गड़बड़ हो गया। अभी तो पढ़े भाई जिस दिन एंटर होगा उस दिन से इफेक्टिव होना चाहिए। तो वही बोला द सेड एक्सप्लेनेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ एंट्री, जिस दिन एंटर किया गया उसके शुरू से, इन द नोटिफिकेशन दैट इज 21/9/2017 एंड नॉट 27/7/2018। ठीक है, तो ये 27/7/2018 से नहीं होगा, जिस दिन एंटर किए उसी दिन से होगा। ऑल्दो ये कब से बोल दिया भाई आने वाले समय से रिलेटेड इफेक्टिव होगा, नहीं, वो क्या बोला जो उसमें इफेक्टिव डेट दिया हुआ है उस दिन नहीं, यहाँ पर जिस दिन वो एंटर कर दिया है उसी दिन से वो इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये क्लैरिफिकेशन है जिसके ऊपर हो सकता है केस लॉ भी आपसे पूछ ले, छोटा सा, है ना। चलिए चलिए अब हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट में मूव करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट ये क्या है भाई? आपने परचेज किया और उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, है ना। तो परचेज किया, इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है इनवॉइस, है ना भाई। आपने परचेज किया तो उसका प्रूफ है इनवॉइस। तो इनवॉइस अगर आप दे देते हैं तो आपका आराम से आईटीसी मिल जाएगा। तो अब क्या है, पहले ये था कि अगर आप इनवॉइस नहीं भी दे पा रहे हैं तो आपको कुछ रिलैक्सेशन था, है ना। बहुत बार इनवॉइस नहीं भी दे पा रहे तो कुछ रिलैक्सेशन था, लेकिन अभी बोलता है नहीं, अगर आप आईटीसी क्लेम करने के लिए जा रहे हैं और कुछ ऐसा है जिसका आप इनवॉइस नहीं दे पा रहे हैं तो चलेगा, लेकिन उसका लिमिट बांध दिया। क्या बोलता है कि भाई जितना भी, क्या लिमिट बांध दिया? जितना भी आप इनवॉइसेस सबमिट कर रहे हैं, जितने भी वैल्यू का, उसका आईटीसी तो आपको आराम से मिल जाएगा, लेकिन जितने वैल्यू का आप इनवॉइस सबमिट नहीं कर रहे हैं उसका आईटीसी आपको मिलेगा, बट सिर्फ 20% के बराबर मिलेगा जितना का इनवॉइस आपने सबमिट किया है। क्या मतलब? क्या बोलता है? जैसे समझ लीजिए कि आपने से आपका दिसंबर महीना का आपको डिटेल्स देना है, ठीक है। दिसंबर महीना में आपने 5 लाख रुपया का टोटल परचेजेस किया। इस 5 लाख के परचेजेस में आपने विथ इनवॉइस, अब 5 लाख के परचेज का तो जीएसटी लेंगे ना, परचेज पर जो भी जीएसटी लगेगा, विथ इनवॉइस आपने दे दिया कितने का? 3 लाख का, और विदाउट इनवॉइस आपने दिया 2 लाख का। तो क्या बोलता है, इस 3 लाख का तो आईटीसी मिल जाएगा पूरा,
3 लाख के ऊपर जो भी जीएसटी है उसका आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन ये जो 2 लाख है ना, इस 2 लाख में पूरा का आईटीसी नहीं मिलेगा, सिर्फ 20% का मिलेगा। 20% ऑफ व्हाट? ऑफ जितना का आपने जीएसटी इनवॉइस सबमिट किया है वो। ठीक है, तो क्या है ये? तो आपका क्या है ये? ये है आपका 3 लाख का 20%, दैट इज 60,000। तो टोटल जो आपको आईटीसी मिलेगा, टोटल आईटीसी ये आपका होगा 3,60,000 रुपीज़ का। टोटल आईटीसी जो आपको मिलेगा वो 3,60,000 रुपीज़ का मिलेगा, पूरे का आपको नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो यही है कि भाई अगर आपने पूरा जितना भी इन्वॉइसेस है, ये इन्वॉइसेस अगर नहीं आपने दिया है तो आपको आईटीसी पूरे पर नहीं मिलेगा। और ये कब से आ गया है? 9/10/2019 से इफेक्टिव हो गया है। क्लियर है? तो इसके ऊपर में 2 बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप डेफिनेटली उसको गो थ्रू कीजिएगा, है ना। केस 1 और केस 2 में बहुत सिंपल है। अभी जो हम लोग एग्जाम्पल देखे एकदम वैसा ही है। ठीक है, आप आराम से उसको समझ लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल को सॉल्व करके बताया हुआ है। अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन, है ना। रजिस्ट्रेशन, इसमें क्या है भाई? इसमें क्या चेंज है भाई? अगर आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो आपको क्या देना है? आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना है, आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना है, आपको पैन देना है कंपलसरी, साथ ही साथ आपको बैंक अकाउंट का डिटेल्स देना है कंपलसरीली। ठीक है, बट अभी इसमें एक रिलैक्सेशन दे दिया। क्या रिलैक्सेशन दे दिया? बोलता है कि अगर आप अब रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कराते समय अगर आप बैंक डिटेल नहीं दे पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन कराने के 45 डेज़ के अंदर आप बैंक का डिटेल वहाँ सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो एक रिलैक्सेशन दे दिया। क्या? कितने दिनों के अंदर? 45 डेज़। लेकिन इसमें एक सेकंड आपका एक लिमिट डाल दिया। एक तो 45 डेज़ का लिमिट है, वो तो है ही, प्लस उसमें एक और सेकंड लिमिट डाल दिया। क्या लिमिट डाला? सेकंड। ये जो सेकंड लिमिट डाला है, दैट सेकंड लिमिट इज़ कि भाई आप 45 डेज़ तो ठीक है, बट जब आपका रिटर्न फाइल करने का डेट आ जाएगा ना 39(1) में, है ना, मतलब मंथली रिटर्न है, मान लीजिए आपको फाइल करना रहता है, ठीक है, अगले महीना का 20 तारीख तक, तो अगर समझ लीजिए वो रिटर्न फाइल करने का अगर टाइम आ गया तो फिर आपका 45 दिन नहीं देखा जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना देखा जाएगा? फिर रिटर्न फाइलिंग का जो डेट है उसके पहले आपको बैंक का डिटेल दे देना है। ठीक है, तो हम क्या बोले? सम बना करके, समरी बना करके, दैट इज within 45 days from the date of grant of registration or the due date of filing return under section 39 whichever is earlier। क्लियर है? हम लोग यहां पढ़ते हैं, क्या क्या बोलता है? बोलता है बैंक अकाउंट जो है वो कब तक करना है? बट नॉट लेटर देन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिला उसके 45 दिनों के अंदर, या फिर और द डेट ऑन विच द रिटर्न इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 39, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि भाई जिस दिन आपको रिटर्न भरना है वो, और जिस दिन, और या फिर 45 दिन, विच एवर इज अर्लियर। जैसे मान लीजिए आपको 1 जनवरी को रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो 1 जनवरी को रजिस्ट्रेशन मिल गया तो रिटर्न आप कब देंगे? जनवरी का पहला रिटर्न आप देंगे 28 फरवरी तक। तो यहाँ लगभग आपको 50 दिन का टाइम मिल गया, 30 डेज इधर और 20 डेज उधर, 50 दिन का टाइम मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 45 दिन का ही टाइम है। इज दिस क्लियर? 45 डेज। लेकिन अगर समझ लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाता है 20 जनवरी को, तो 20 जनवरी को रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, तो जनवरी का रिटर्न आपको कब तक फाइल करना है? फरवरी 20 तारीख तक फाइल करना है। तो फरवरी 20 तारीख तक, तो 20 + 11, 10-11 दिन, 30-31 दिन हुआ। बात समझ रहे हैं?
तो 45 डेज का टाइम आपके पास यहाँ पर नहीं है। आपका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या हुआ, जल्दी आ गया। तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न और 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, विच एवर इज अर्लियर। बात समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक और रिलैक्सेशन है, ये रिलैक्सेशन है बेसिकली सस्पेंशन। जब भी कोई भी एसएससी अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए देता है या फिर गवर्नमेंट इनिशिएट कर देता है कैंसिलेशन के लिए, तो जब तक उसका कैंसिलेशन नहीं होता है, जिस दिन एप्लीकेशन हुआ और जिस दिन कैंसिलेशन हुआ उस दिन के बीच में हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, तो इतने दिन तक रजिस्ट्रेशन जो होता है एसएससी का सस्पेंडेड रहता है। दिस इज कॉल्ड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। और उतने दिनों के अंदर नो इनवॉइस कैन बी रेज्ड एंड नो जीएसटी कैन बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर्स। क्लियर है? तो अभी क्या है, कभी कभी क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का इनिशिएशन किया है ना, गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया, मतलब डिपार्टमेंट ने इनिशिएट किया कि रजिस्ट्रेशन को क्या करना है, कैंसिल करना है। तो अगर डिपार्टमेंट इनिशिएट करता है रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर डिपार्टमेंट इनिशिएट करता है रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन टाइम लगेगा ना। तो बोलता है इसी बीच में ऑप्शन है एसएससी के पास कि डिपार्टमेंट का जो कैंसिलेशन का एक्शन है उसको चैलेंज करे और उसको रिक्वेस्ट करे या किसी तरीके से इवन इफ कोर्ट में भी अपील कर सकता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो अगर एसएससी ऐसा कुछ करता है तो भी डिपार्टमेंट तो सस्पेंड कर चुका है रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए 1 जनवरी को डिपार्टमेंट हैज़ इनिशिएटेड कि आपको आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए, बट आपने रिक्वेस्ट भेजा कि नहीं मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए बिकॉज हम वैलिड ग्राउंड है मेरे पास, देखिए मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए। अब क्या, अब मान लीजिए कि फर्स्ट से ही तो क्या हुआ आपका, तो लॉ के हिसाब से रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन में चला गया। अब आप इनवॉइस नहीं बना सकते, टैक्स नहीं वसूल सकते किसी का इसमें क्या बोलते हैं गुड्स बेच करके। तो उस केस में मान लीजिए कि आपने रिक्वेस्ट किया था कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो अब वो रिक्वेस्ट मान लिया गया 15 जनवरी को। इनिशिएट हुआ था कैंसिलेशन 1 जनवरी को, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक आपका सस्पेंड रहा रजिस्ट्रेशन, और अब मान लीजिए 15 जनवरी की शाम को रजिस्ट्रेशन आपका, या 15 जनवरी से रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड हो गया है ना, सस्पेंड नहीं रहा। दिस इज कॉल्ड रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। आपका सस्पेंशन रिवोक कर लिया गया। तो अगर आपका सस्पेंशन रिवोक कर लिया गया तो इन दैट केस आपने इस बीच में 1 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक अगर आपने कोई सप्लाई किया था तो इन दैट केस यहाँ पर क्लैरिफिकेशन बोल रहा है कि उन सब सप्लाई का जाइए रिवाइज्ड इनवॉइस बनाइए। आप उन सब सप्लाई का रिवाइज्ड इनवॉइस बनाएंगे और रिवाइज्ड इनवॉइस बना करके फिर आप सारे के सारे पर टैक्स लेकर के सरकार को जमा करेंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन का जो सस्पेंशन था वो रिवोक होता है तो वो कैंसिल होता है, तो मतलब सस्पेंशन नहीं, मतलब ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ, सस्पेंशन कैंसिल हुआ, मतलब रजिस्ट्रेशन वैलिड हो गया। तो उतने पीरियड तक में जितना भी इनवॉइसेस है वो आप बनाएंगे और उसका जो टैक्स है वो आप पे करेंगे। यही बेसिकली आपका प्रोविज़न यहाँ पर नोटिफिकेशन है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपका एक्टिविटीज़। अब हम लोगों का थोड़ा सा बचा हुआ है, आइए 2-3 पॉइंट्स है उसको भी हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। तो पहला है आपका टैक्स इनवॉइस में, है ना, बहुत सिंपल सा टैक्स इनवॉइस में आपको बोलता है कि भाई अगर आपका कोई मल्टीप्लेक्स है, ठीक है,
तो मल्टीप्लेक्स तो आपको छोटा सा टिकट्स दे देता है, टिकट के ऊपर में आपका नाम लिखता है क्या? टिकट के ऊपर में आपका नाम नहीं लिखता, आपका एड्रेस लिखता है क्या? तो इनवॉइस में तो ये सब चाहिए, नाम चाहिए, एड्रेस चाहिए, डिटेल्स चाहिए, नहीं लिखता है ये सब। तो इन दैट केस अभी क्या आया, एक रिलैक्सेशन आ गया। पहले था कि 200 रुपया के नीचे का टिकट्स जितना भी हो, टिकट क्या कोई भी इनवॉइस हो, कैश मेमो हो, उसके ऊपर आपको अनरजिस्टर्ड डीलर को आपको कोई इनवॉइस बना करके देने का ज़रूरत नहीं है, आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना सकते हैं, था ना। ये जनरल रूल है जो इनवॉइसिंग के समय हम लोग पढ़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि अगर कोई मल्टीप्लेक्स है, अगर कोई मल्टीप्लेक्स है, देखिए ये सिर्फ किसके लिए आया है, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स के लिए आया है। अगर कोई मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स है, ये अगर समझ लीजिए कि मूवीज़ दिखा रहा है और मूवीज़ का टिकट्स कर रहा है, तो उसका टिकट ही इनवॉइस मान लिया जाएगा। वहाँ 200 रुपया का वर्ड भी नहीं यूज़ किया गया, बोला टिकट ही इनवॉइस बना लिया जाएगा और कोई ज़रूरत नहीं है कंसोलिडेटेड इनवॉइस का। पहले टिकट इनवॉइस नहीं माना जाता था, कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनाना पड़ता था, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अब बोलता है टिकट्स को ही फुल एंड फाइनल इनवॉइस मान लिया जाएगा। इज दिस क्लियर? और वो 200 रुपया का चक्कर भी अभी कुछ भी वैसा इसमें नहीं डाला, ठीक है। प्रोवाइडेड टिकट्स क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स होना चाहिए, तो आराम से आपका क्या माना जाएगा, वही इनवॉइस मान लिया जाएगा। और उसमें कोई नाम भी लिखने का ज़रूरत नहीं कि भाई ये आया था मूवी देखने के लिए, ऐसे भी नहीं रहता नाम भी लिखने का ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो वो सब डिटेल्स जो है बस उसमें क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई होना चाहिए, साथ ही साथ कितना जीएसटी है वो होना चाहिए क्लियरली, और साथ ही साथ आपका जो इनवॉइस का सीरियल नंबर होना चाहिए, मतलब जो टिकट्स है उसका, और उस पर जो सप्लायर है मतलब मल्टीप्लेक्स है उसका जीएसटी नंबर, जीएसटिन होना चाहिए। वो सब रिक्वायरमेंट है जो रहेगा, बट उसमें नेम, एड्रेस और ये सब रिसिपिएंट का रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रिलैक्सेशन आ गया कि उसी को क्या माना जाएगा, इनवॉइस मान लिया जाएगा, ठीक है। अब दूसरा बात क्या है, ये तो सिर्फ मल्टीप्लेक्स स्क्रीन पर है, लेकिन क्या बोला गया कि भाई बाद में बता दिया गया कि कोई भी स्क्रीन हो अदर देन मल्टीपल स्क्रीन, अ स्क्रीन अदर देन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स, ठीक है, ऑल्सो हैज़ द सेम ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है। ऐसे भी देखिए मल्टीपल, ये जो 200 रुपया वाला जो चक्कर है, कोई नॉर्मल जो स्क्रीन जो होता है, सिंगल स्क्रीन सिनेमा जो होते हैं, उसमें 200 रुपये का टिकट्स नहीं होता है। मल्टीप्लेक्सेस में 250, 300, 500, 200, 400 ऐसे करके होता है, ठीक है। तो इन दैट केस उसमें ऐसे भी इनवॉइस बनाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप उसको भी कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनाने का ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड वो मैनुअल इनवॉइस नहीं, मैनुअल टिकट्स नहीं दे, रादर इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स इशू करे, तो उनको भी फर्दर और कोई इनवॉइस बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन हो चाहे सिंगल स्क्रीन हो, दोनों के लिए ये बेनिफिट अवेलेबल है नोटिफिकेशन नंबर 33 के थ्रू। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो कि हम लोगों का ई-वे बिल से रिलेटेड है। कुछ वैसा कोई ख़ास नहीं है। ई-वे बिल से रिलेटेड जो अमेंडमेंट आया है, पहले भी हम लोगों को पता था, कोई भी ई-वे बिल जब जनरेट होता है तो अगर आपका नॉर्मल व्हीकल है जो बहुत ओवर डायमेंशनल नहीं है, बहुत बड़ा व्हीकल नहीं है, जो नॉर्मल व्हीकल है गुड्स को लेकर के जाता है, तो इन दैट केस आपका हर 100 किलोमीटर के लिए 1 दिन का वैलिडिटी पीरियड है, और अगर आपका 100 किलोमीटर से ज़्यादा है तो 1-1 दिन का वैलिडिटी पीरियड ऐड हो जाता है। वही अगर ओवर डायमेंशनल मतलब बहुत बड़ा लॉरीज, मतलब क्या बोले उसको, बड़ा बड़ा ट्रक्स है, 12 चक्के का, 16 चक्के का, ठीक है, तो इन दैट केस उसके लिए कितना किलोमीटर है, 20 किलोमीटर का। वही फंडा था कि 20 किलोमीटर के लिए जो अपना ई-वे बिल होगा 1 दिन के लिए वैलिड होगा, और अगर 20 किलोमीटर से ज़्यादा है तो हर 20-20 किलोमीटर के लिए 1-1 दिन का वैलिडिटी पीरियड ई-वे बिल का रहेगा। हो सकता है ये वैलिडिटी पीरियड आप इंक्रीज़ भी करा सकते हैं, ठीक है। अगर आप वैलिडिटी पीरियड इंक्रीज़ कराना चाहते हैं तो मान लीजिए कि हमारा 4 दिन के लिए इशू हुआ है, से ओवर डायमेंशनल ट्रक है और हम 80 किलोमीटर लेकर के जाना चाहते हैं, तो मेरा 4 दिन के लिए ई-वे बिल इशू हो गया। अब क्या है, 3 दिन ख़त्म हो गया
और मेरे को लग रहा है, और अभी तक हम नहीं जा पाए हैं, हो सकता है कहीं पर बाढ़ आ गया, हो सकता है कहीं पर और कोई नेचुरल कैलामिटी हो गया, कहीं रायट हो गया, कहीं और बंदी हो गया, जिसके चलते हम मूवमेंट नहीं कर पाए। तो उसके लिए ई वे बिल लैप्स होने के 8 घंटा पहले हमको क्या कर लेना है, 8 घंटा पहले या उसके पहले तक क्या कर लेना है, उसको रीवैलिडेट करा लेना है। ठीक है, ये तो है ना कि यहाँ देखिए, द सब रूल 10 हैज़ बिन फर्दर अमेंडेड टू ले डाउन दैट द वैलिडिटी ऑफ द ई वे बिल कैन बी एक्सटेंडेड विद 8 आवर्स विदिन 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स एक्सपायरी। जब वो ख़त्म होने वाला है तो 8 घंटा के अंदर हमको क्या कर लेना है, उसका एक्सटेंशन का एप्लीकेशन दे देना है। एक ये चीज़ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा हो सकता है कि मल्टी मॉडल शिपमेंट हो। मल्टी मॉडल शिपमेंट का मतलब कि मॉडल जो है, मोड मतलब क्या है कि अलग अलग मोड से आप लेकर के जा रहे हो सकता है थोड़ा दूर गए, उसके बाद ट्रक से गए, उसके बाद आप उसको अनलोड करके शिप से लेकर के गए, ठीक है, उसके बाद फिर उसको अनलोड करके फिर आप दूसरे लॉरी में लेकर के गए। तो आपने अलग अलग मॉडल यूज़ किया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो बोलता है कि अगर कोई मल्टी मॉडल है तो इन दैट केस जिसका एक लेग क्या हो, इन्वॉल्व कर रहा है किसका, ट्रांसपोर्टेड बाय शिप, मतलब भाई कोई भी एक लेग शिप से ट्रांसपोर्टेड है ना, मतलब ट्रक से भी जा रहा है, शिप से भी जा रहा है, कुछ भी चीज़ से जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप चेंज करेंगे तो इन दैट केस क्या है, वैलिडिटी पीरियड उसमें भी आपका एप्लीकेबल होगा। एक्चुअली पहले ये क्लैरिफिकेशन नहीं था, ये क्लैरिफिकेशन दे दिया कि अगर आपका अलग अलग तरीके से भी आप ले करके जा रहे हैं अपने गुड्स को, तो इन दैट केस क्या होगा, आपका जो वैलिडिटी पीरियड होगा वो 100 किलोमीटर के लिए एक दिन ही रहेगा, और अगर ओवर डायमेंशनल है तो भी आपका 20 किलोमीटर के लिए एक दिन का पीरियड रहेगा। क्लियर है? तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, इवन इफ आप मल्टी मॉडल शिपमेंट को भी यूज़ कर रहे हो तो। बात समझ रहे हैं ये? और 8 घंटे के अंदर आपको क्या कर लेना है, एक्सपायरी होके पहले का 8 घंटे के अंदर उसको रिन्यू करा लेना है और एक्सटेंड करा लेना है, अगर किसी रीज़न के चलते आपका ये ई वे बिल किसी रीज़न के चलते ट्रांसपोर्टेशन आपका एक्सटेंड होता है तो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ आपका रिटर्न से रिलेटेड क्या अमेंडमेंट है जो कि हम लोग को देखना है। आइए, इसमें भी बहुत छोटा छोटा 2 अमेंडमेंट्स है। पहला है क्या, पहला है कि बेसिकली आपका जो रिटर्न है, रिटर्न GSTR 3 जो कि एक्चुअली में मंथली रिटर्न है, जिसको हम लोग पढ़े भी हैं अच्छे से और ये भी पढ़ लिए हैं कि भाई वो वैलिड, मतलब वो अभी इन ऑपरेशन नहीं है, और उसके जगह हम लोग 3B को यूज़ कर रहे हैं, GSTR 3B। मेरे ख्याल से ये एवरीवन नोज है ना। तो GSTR 3B ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना। क्यों यूज़ करते हैं GSTR 3B? GSTR 3B इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर किसी रीज़न से GSTR 1 का डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 1 एक्सटेंड हो जाता है या कोई और दूसरा इश्यूज़ हो जाता है जिसके चलते पीरियोडिक रिटर्न हम फाइल नहीं कर पाते हैं, है ना, जो हम लोगों का डिटेल्स ऑफ सप्लाई नहीं दे पाते हैं, ठीक है, तो फिर GSTR 2 तो वैलिड ही नहीं है अभी, है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अभी एप्लीकेबल ही नहीं है। तो उसके समय में हम लोग को एक टेम्पररी रिटर्न देना रहता था, टेम्पररी डिटेल्स देना रहता था, जिसका नाम था GSTR 3B। लेकिन अभी तो वो टेम्पररी ही क्या है, सब कुछ बना हुआ है ना। तो हम लोग ये पढ़ भी चुके हैं कि 3B को ही क्या माना जाएगा, 3 मान लिया जाएगा, और अब 3 देने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 3B डाल दिया तो वही अभी वैलिड है, 3 का वैलिडिटी अभी नहीं है। और वो कब से वैलिड होगा, वो जो आपने शुरू से रिटर्न फाइल किया ना 3B में 1/7/2017 से, जिस दिन से GST आया है उस दिन से अभी तक वही टेम्पररी फेज ही चल रहा है GST में, तो 3B आपका वैलिड रहेगा। तो 3B अगर आप डालते हैं तो 3B शैल रिमेन वैलिड। समझ रहे हैं? अभी भी आपको 3 डालने का ज़रूरत नहीं है, 3B शुरू से लेकर के अभी तक 3B ही वैलिड रहेगा।
अगर आपने डाल दिया तो मान लिया जाएगा कि भैया आपने 3 डाल दिया है, कोई ज़रूरत नहीं है 3 डालने का। 3 इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड। दूसरा क्या है, एक रिलैक्सेशन है एनुअल रिटर्न के लिए। किसको? जिसका ग्रॉस टर्नओवर मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीड नहीं करता है ₹2 करोड़। क्या है ये? बोलता है इसको एनुअल रिटर्न फाइल करने का ज़रूरत ही नहीं है। एनुअल रिटर्न आपको पता है ना, मंथली रिटर्न तो हर महीना के ख़त्म होने के बाद 20 तारीख के अंदर डालना है, और एनुअल रिटर्न हम लोग को डालना है साल ख़त्म हो जाएगा उसके नेक्स्ट ईयर के 31 दिसंबर तक हम लोगों को डाल देना है। लेकिन यहाँ क्या बोलता है कि अगर आप छोटे एसएससी हैं और अगर आपने मंथली रिटर्न डाल दिया है तो आपको एनुअल रिटर्न डालने का ज़रूरत ही नहीं है। हम ये मान लेंगे कि आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया। ठीक है, आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया। तो देखिए यहाँ क्या बोलता है, नोटिफिकेशन नंबर 47 2019 जो कि 9/10/2019 को आया है, वो बोलता है कि अगर आपका टर्नओवर लेस देन कितना है, 2 करोड़ है। अगर आपका टर्नओवर लेस देन कितना है, 2 करोड़ है ना, और अगर आपने कोई रिटर्न एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है तो इन दैट केस ज़रूरत भी नहीं है आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने का। क्या बोलता है, देखिए बड़ा अच्छा लैंग्वेज है, सेंटेंस है। द एनुअल रिटर्न शैल बी डीम्ड टू बी फर्निश्ड ऑन द ड्यू डेट इफ इट हैज़ नॉट बीन फर्निश्ड बिफोर द ड्यू डेट। मान लिया जाएगा आपने ड्यू डेट तक ही फर्निश कर दिया है, आपने एक्चुअल में फर्निश नहीं किया है। तो मतलब ये है कि छोटे एसएससी का जिनका टर्नओवर क्या है 2 करोड़ एक्सीड नहीं करता है तो उनको एनुअल रिटर्न फाइल करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मान लिया जाएगा कि उसने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया। अब किस साल का एनुअल रिटर्न? तो बोलता है 2 साल का। एक है फाइनेंशियल ईयर 17-18, दैट वाज द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, एंड 18-19 दिस हैज़ ऑल्सो बिन पास्ड। ठीक है, 18-19 इन दोनों का एनुअल रिटर्न आपको नहीं भी फाइल किए हैं, ठीक है, तो आपको मान लिया जाएगा कि आप फाइल कर दिए और आपको और फाइल करने का ज़रूरत नहीं है। इज़ दिस क्लियर? तो यही सब अमेंडमेंट था आपका, और कोई अमेंडमेंट नहीं है आपके इसमें। ठीक है, और ये जो अमेंडमेंट है ये अमेंडमेंट्स आपका वैलिड रहेगा कौन से एग्ज़ाम के लिए? ये अमेंडमेंट आपका वैलिड है मई टर्म के लिए। ठीक है, बट ऑब्वियस इसमें से बहुत सारा अमेंडमेंट नवंबर टर्म के लिए भी वैलिड रहेगा। ठीक है, उसमें जो चेंज आएगा इंस्टीट्यूट हम लोगों के लिए अपडेट्स देगा, उस अपडेट को हम आप लोगों के सामने तक पहुंचाएंगे। बट अभी तो हम लोगों को अपने अभी वाले टर्म का जो कि जिसका एग्ज़ाम जून में होगा, ठीक है, और हो सकता है ये वीडियो जब तक आपके पास आए और डेट एक्सटेंड हो जाए, है ना, तो कुछ नहीं बोल सकते कि कब होगा एग्ज़ाम, बट है तो 2019 मई टर्म का जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये सब अमेंडमेंट्स हम लोग का रेलिवेंट है। तो चलिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करके सब चीज़ को अच्छे से रिवाइज कीजिए और इन सब चीज़ों को भी अपडेट कर लीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।